60 साल की एक अरबपति महिला एक गरीब पहाड़ी लड़के से गर्भवती हो गई, जिसके पीछे का रहस्य जानकर सब चौंक गए। 60 साल की उम्र में मुंबई शहर में सोने, चांदी और हीरों की दुकानों की एक प्रसिद्ध श्रृंखला की मालकिन आशा सिंघानिया ने सोचा था कि उनकी बाकी की जिंदगी उस विशाल बंगले में शांति से गुजरेगी जो कभी हंसी से गूंजता था, लेकिन अब वहां सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज ही सुनाई देती थी। पति को गुजरे 20 साल हो गए थे। इकलौता बेटा ऑस्ट्रेलिया में बस गया था। आशा को अकेलेपन और समाज में मिलने वाली सम्मानजनक नजरों की आदत हो गई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि शिवाजी पार्क में एक सुबह उनकी सलीके से सजाई जिंदगी एक नज़र, एक आलिंगन और एक बार जान बचाने की वजह से बिखर जाएगी। उस दिन उन्हें बचाने की वजह से बिखर जाएगी वाला था 29 साल का एक गरीब लड़का रोहन कुमार, जो उत्तराखंड के पौड़ी जिले के देवगढ़ गांव का रहने वाला था, जहां पहाड़ साल भर धुंध में डूबे रहते थे और गरीबी हर लकड़ी के घर में बसी थी। रोहन मुंबई सिर्फ 2000 और एक परिचित के फ़ोन नंबर वाली पर्ची लेकर आया था, लेकिन किस्मत चमकने से पहले ही उस पर कहर टूट पड़ा। उसके सारे पैसे और कागजात चोरी हो गए। रोहन उस अनजान शहर में भटकने लगा, पेट में भूख की आग लिए रातें बेंच पर सोकर गुजारता और दिन भर काम की तलाश में मारा मारा फिरता, लेकिन कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था। जब वह पूरी तरह से निराश हो चुका था, तभी उसकी नज़र पार्क में गिरी एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। बिना एक पल सोचे वह भूख और कमजोरी के बावजूद उस महिला को उठाकर अस्पताल की ओर भागा। किसी को नहीं पता था कि उस पहाड़ी लड़के ने एक अरबपति महिला की जान बचाई थी, और खुद उसे भी अंदाजा नहीं था कि नेकी का यह काम उसे एक ऐसे सफर पर ले जाएगा जहां प्यार, चुनौतियां, सामाजिक पूर्वाग्रह और एक नन्ही जान भी होगी, जिसे दुनिया एक बेमेल रिश्ते का नतीजा कहेगी। एक तरफ जीवन भर की कमाई हुई प्रतिष्ठा थी और दूसरी तरफ ढलती उम्र में अचानक धड़क उठा दिल। आशा क्या चुनेंगी? एक तरफ गांव में गरीबी की जिंदगी थी और दूसरी तरफ किस्मत बदलने का मौका, लेकिन साथ में बदनामी का डर भी था। रोहन आगे क्या करेगा? आशा सिंघानिया और रोहन कुमार की कहानी सिर्फ मालिक और नौकर के रिश्ते की नहीं थी, और न ही यह कोई बेतुका प्रेम प्रसंग था जैसा कि लोग अफवाह फैला रहे थे, बल्कि ये दो अकेले इंसानों के सफ़र की कहानी थी जो जीवन के सबसे सच्चे पलों में एक दूसरे से टकराए थे। और फिर जब आशा को 60 साल की उम्र में अपने गर्भवती होने का पता चला तो तूफान खड़ा हो गया। परिवार ने मुंह मोड़ लिया, समाज ने आलोचना की और उनके बेटे ने गुस्से में उनसे रिश्ता तोड़ने की धमकी दे दी। जनता में ऐसा हंगामा मचा जैसे यह कोई अनहोनी बात हो, लेकिन क्या पूर्वाग्रह एक सच्चे प्यार को हरा सकता है? क्या आशा और रोहन उस तूफान का सामना करके अपने बच्चे और अपने सच की रक्षा कर पाएंगे? आइए खुद के साथ सच जीने के इस सफ़र को देखें। यह एक ऐसी कहानी है जो दिल को झकझोर देती है, लेकिन साथ ही दो ऐसी आत्माओं के बीच प्यार से भरी है जो इस दुनिया में खोई हुई महसूस करती थीं। सुबह सुबह देवगढ़ की पहाड़ियों पर सफ़ेद धुंध की चादर छाई हुई थी, जो उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले का सबसे गरीब गांव था। मुर्गों की बांग और पुरानी लकड़ी के घरों से गुजरती हवा की आवाज़ें जैसे समय को रोक रही थीं। गहरे भूरे रंग की लकड़ी की रसोई में रोहन कुमार की मां पार्वती कांपते हाथों से एक पुरानी कपड़े की पोटली में नमक मिर्च वाली रोटी बांध रही थीं। 3 साल पहले मलेरिया के बुखार के बाद उनके शरीर का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था,
तब से घर की सारी जिम्मेदारी उनके इकलौते बेटे के कंधों पर थी। रोहन खुली से अजीज कर ले लिया। 29 साल का, लंबा पतला, धूप से सांवली त्वचा और चेहरे पर मजबूती के भाव लिए था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक नरमी छिपी रहती थी। आज वह चुपचाप अपनी पुरानी शर्ट पहने था जिसका कॉलर घिस चुका था। घुटनों पर पैबंद लगी जीन्स और पैरों में घिसी हुई प्लास्टिक की चप्पलें थीं। उसके कंधे पर एक फटा हुआ बैग था जिसके अंदर कुछ पुराने कपड़े, एक तौलिया और माँ की बांधी हुई रोटी की पोटली थी। रोहन बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, बस यही दुआ है कि शहर में अपना ख्याल रखना, कोई गलत काम मत करना, जो भी कमाना फ़ोन करना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। उनकी आवाज़ भर्रा गई। रोहन ने अपनी माँ के कमज़ोर हाथों को धीरे से दबाया। माँ, चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ, लेकिन वापस ज़रूर आऊँगा। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपको ज़िले के अस्पताल ले जाऊँगा और आपके पैरों का इलाज करवाऊँगा ताकि आप फिर से चल सकें। फिर वह मुड़ा और लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतर गया। पार्वती की आंखें तब तक उसे देखती रहीं जब तक कि उसका साया पेड़ों के पीछे ओझल नहीं हो गया। पौड़ी ज़िले से दिल्ली और फिर मुंबई जाने वाली बस सुबह 5:00 बजे चली। सीट तंग थी और घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर बस के हिलने से रोहन को उल्टी आ रही थी, लेकिन उसने एक शब्द भी शिकायत नहीं की। बस खिड़की से बाहर देखता रहा। उसकी आंखें चुपचाप पीछे छूटते पहाड़ों को देख रही थीं। उसकी शर्ट की जेब में सिर्फ 2000 और एक पीली पड़ चुकी पर्ची थी जिस पर एक दूर के परिचित भीम सिंह चाचा का फ़ोन नंबर लिखा था, जिन्होंने कहा था कि अगर रोहन शहर आया तो वह काम ढूंढने में मदद करेंगे। दोपहर करीब 3:00 बजे बस मुंबई बस स्टैंड पर रुकी। शहर की धूप तीखी थी और गाड़ियों के हॉर्न के शोर के बीच धूल का गुब्बार उठ रहा था। रोहन बस से उतरा, कंधे पर बैग टांगे, दिल में उम्मीदें लिए। वह बस स्टॉप के एक कोने में खड़ा हो गया और कांपते हाथों से भीम सिंह चाचा का नंबर मिलाया, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ ऑपरेटर की आवाज़ आई, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वह अभी उपलब्ध नहीं है। रोहन अभी समझ ही नहीं पाया था कि क्या हुआ। तभी एक तेज झटके ने उसे हिला दिया और एक हाथ बिजली की तेजी से उसकी पिछली जेब में घुस गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसका कपड़े का बटुआ जिसमें 2000 फ़ोन नंबर वाली पर्ची और उसका पुराना पहचान पत्र था, छीन लिया गया। चोर चोर, मेरा बटुआ! रोहन चिल्लाता हुआ उस अजनबी के पीछे भागा, लेकिन भीड़ में किसी ने मुड़कर नहीं देखा। किसी ने मदद नहीं की, किसी ने उस पहाड़ी लड़के की परवाह नहीं की जो अनजान शहर में कांप रहा था। वह बस स्टैंड के सामने एक बेंच पर वापस आया और सिर पकड़कर बैठ गया। उसके दिल में सिर्फ कड़वाहट बची थी। पहाड़ों से वह जो भी विश्वास लेकर आया था वह एक पल में बिखर गया। बिना कागजात, बिना पैसे, बिना किसी अपने के, बिना किसी ठिकाने के। शहर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन उसका दिल अंधेरे में डूब गया था। उस रात उसे एक बंद हो चुकी दुकान का छज्जा मिला जहां वह चुपचाप बैठ गया। उसने अपना बैग खोला और माँ की बांधी हुई रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा। रोटी सूखी थी और नमक तेज था, लेकिन यही उसकी उम्मीद का आखिरी सहारा था। भीड़ भरे शहर के बीच गरीब पहाड़ी लड़का रोहन कुमार अपनी खाना बदोश जिंदगी की शुरुआत कर चुका था, ये जाने बिना कि कुछ ही दिनों में किस्मत उसे एक ऐसा मौका देने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। रोहन को मुंबई आए 3 दिन बीत चुके थे। इन 3 दिनों में वह एक साये की तरह जी रहा था। दिन में वह गलियों में भटकता, रेस्टोरेंट, निर्माण स्थलों और गोदामों में काम मांगता, लेकिन जब लोगों को पता चलता कि उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं है तो सब मना कर देते। रात में रोहन बेंच पर सोता, कभी कभी किसी पुल के नीचे अपने बैग को कसकर पकड़े हुए, जैसे वह
अपनी जिंदगी की आखिरी संपत्ति को बैग ब्रेसर बचा रहा हो। वह भूखा, प्यासा और थका हुआ था। एक दिन उसे सड़क किनारे अखबार में लिपटी एक रोटी मिली। रोहन ने धूल झाड़ी और धीरे धीरे चबाने लगा, जैसे रोटी का हर टुकड़ा पहाड़ों से माँ का भेजा हुआ प्यार हो। एक गुरुवार की शाम रोहन शिवाजी पार्क से गुजर रहा था, जहाँ शहर के लोग अक्सर व्यायाम करने आते थे। वह और नहीं चल पा रहा था। उसके पैर भारी हो गए थे और पेट में चूहे कूद रहे थे। वह एक पेड़ के नीचे बेंच पर बैठ गया, पीठ टिकाकर सिर पीछे कर लिया। शाम की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन वह उसकी भूख को शांत नहीं कर पा रही थी। शायद मुझे वापस चले जाना चाहिए, रोहन ने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यहां रहा तो भूखा ही मर जाऊंगा और बचा ही क्या है। ठीक उसी समय दूर से एक बुजुर्ग महिला हल्के भूरे रंग के स्पोर्ट्स सूट में पार्क के रास्ते पर धीरे धीरे दौड़ रही थीं। वह एक समान गति बनाए हुए थीं। उनके कदम स्थिर थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन वह फिर भी चलती जा रही थीं। कुछ लोग उन्हें देखकर नमस्ते आशा जी कहते, लेकिन वह सिर्फ सिर हिला देती। वह थी 60 साल की आशा सिंघानिया, जो कभी मुंबई में सोने चांदी के कारोबार का प्रतीक थीं। अमीर और शक्तिशाली, लेकिन उतनी ही अकेली। हर सुबह वह यहाँ दौड़ने आती थीं, जैसे शहर के बीचों बीच अपने सफ़ेद पत्थर के बंगले के सन्नाटे से निकलकर जीवन की कुछ असली सांसें लेना चाहती हूँ। आज वह नाश्ता करना भूल गई थीं। मीटिंग का दबाव, ऑस्ट्रेलिया में बेटे की बेरुखी और अधूरी नींद ने उन्हें बुरी तरह थका दिया था। अचानक आशा रुक गईं। उन्होंने अपना सीना पकड़ लिया। उनकी सांसें तेज हो गईं, पैर लड़खड़ाए और वह दौड़ने वाले रास्ते के किनारे घास पर गिर पड़ी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और वह सिर्फ फुसफुसा पा रही थीं, दर्द। सांस नहीं आ रही। उनकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि किसी ने नहीं सुनी। पैदल चलने वाले जल्दी में थे, साइकिल चलाने वाले फ़ोन में व्यस्त थे। सब ऐसे गुजर गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सिर्फ रोहन, जो लगभग 20 कदम दूर बैठा था, उठकर दौड़ा। वह अपनी भूख, अपनी हालत, सब कुछ भूल गया। वह दौड़कर उनके पास घुटनों के बल बैठ गया। मैडम, आप ठीक हैं? क्या आप मुझे सुन सकती हैं? रोहन की आवाज़ में घबराहट थी। आशा हाँफ रही थीं, उनका चेहरा ऐंठ रहा था। रोहन समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसने सिर घुमाकर जोर से चिल्लाया, बचाओ, कोई बेहोश हो गया है, कोई मदद करो। पास से गुजर रहे एक बुजुर्ग साइकिल वाले ने रुककर एम्बुलेंस को फ़ोन किया। इंतज़ार करते समय रोहन ने सावधानी से आशा का सिर उठाया और उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। भूख और कमज़ोरी से उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उसने उन्हें कसकर पकड़े रखा। वह लड़खड़ाता हुआ पार्क के गेट की ओर भागा, एम्बुलेंस की तलाश में। सौभाग्य से 10 मिनट से भी कम समय में एम्बुलेंस आ गई। डॉक्टरों ने जल्दी से उन्हें स्ट्रेचर पर लेटाया, एक इंजेक्शन दिया और गाड़ी में ले गए। एक नर्स ने मुड़कर रोहन से पूछा, क्या आप साथ चलेंगे? रोहन ने सिर हिला दिया और धीरे से कहा, मैं तो बस राहगीर हूं। फिर वो वापस बेंच पर आकर बैठ गया। पसीना बह रहा था, पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन उसके दिल को थोड़ी शांति मिली, जैसे इतने दिनों बाद उसने वाकई कोई सार्थक काम किया था। उसे नहीं पता था कि एक अनजान शहर में इतने संवेदनहीन लोगों के बीच उसका यह अनजाने में किया गया काम याद रखा जाएगा। और यही इस गरीब पहाड़ी लड़के की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लाएगा। मुंबई के जनरल अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में आशा सिंघानिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। छत की सफ़ेद रोशनी से उनकी आंखें चौंधिया गईं। उनका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, लेकिन सांस लेने में तकलीफ कम हो गई थी। एक युवा नर्स ने उन्हें जागते देखकर मुस्कुराई।
अब आप ठीक हैं। अच्छा हुआ कि कोई आपको समय पर यहाँ ले आया। आशा ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा, मुझे यहाँ कौन लाया? एक लड़का था, वह साथ नहीं आया, बस आपको यहाँ छोड़कर चला गया। आशा और कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन नर्स फाइल लेकर चली गई। उनके मन में एक अजीब सा भाव जागा, इतने सारे राहगीरों के बीच क्यों सिर्फ एक अजनबी लड़के ने बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी जिज्ञासा और बिना धन्यवाद की उम्मीद किए उनकी मदद की। आशा उस दयालु अजनबी के बारे में सोचते हुए लेटी रहीं, जिसका नाम वह नहीं जानती थीं, जिसका चेहरा उन्हें ठीक से याद नहीं था। बस उन हाथों का एहसास था जिन्होंने उन्हें एक भीड़ भरे लेकिन ठंडे शहर में मजबूती से थामा था। उसी समय रोहन पार्क में एक बेंच पर लेटा हुआ था। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी उस पर पड़ रही थी। पेट में भूख की आग थी और ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। उसने अपने फटे हुए बैग को पास खींचा और पतली सी जैकेट पेट पर डाल ली। आज रात खाने के लिए कुछ नहीं था, जेब में एक पैसा भी नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसे उस महिला का पीला पड़ा चेहरा याद आया, जो पार्क में बेहोश हो गई थी, और जिस तरह से उसने घबराहट में उसे देखा था, वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। इसलिए नहीं कि वह जिज्ञासु था, बल्कि इसलिए कि यह पहाड़ों में रहने वाले लोगों का स्वभाव था। किसी को गिरते देखो तो उठाओ, किसी को बीमार देखो तो मदद करो। फिर भी इस नेक काम के बाद भी वह शहर में एक गुमनाम आवारा ही था। किसी ने उसका नाम नहीं पूछा, किसी को जानने की ज़रूरत नहीं थी और उसे भी कोई उम्मीद नहीं थी। अगली सुबह रोहन हर दिन से जल्दी उठा। उसने सार्वजनिक नल से मुंह धोया और फिर काम की तलाश में निकल पड़ा। इस बार वह एक नए बन रहे आवासीय परिसर के पास एक निर्माण स्थल पर गया। एक गार्ड ने उसे देखकर बुलाया। ए लड़के, काम चाहिए, इधर आ। रोहन खुशी से दौड़ कर गया। गार्ड ने कुछ सवाल पूछे और फिर उसे निर्माण स्थल के फोरमैन से मिलवाया। फोरमैन एक लंबा चौड़ा आदमी जो रिफ्लेक्टर जैकेट पहने था और हाथ में एक सूची लिए हुए था, ने रोहन को सिर से पैर तक देखा और भौहें सिकोड़कर पूछा, पहचान पत्र नहीं है? रोहन ने सिर हिलाया। जी, मेरा बटुआ चोरी हो गया, लेकिन मैं मजबूत और ईमानदार हूँ, भारी काम कर सकता हूँ। फोरमैन ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिला दिया। ठीक है, कोशिश करके देख लो, दिन के 100 रुपये मिलेंगे। अच्छा काम करोगे तो आगे भी रख लेंगे। रोहन ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। उसका दिल खुशी से भर गया। 3 दिन एक अदृश्य व्यक्ति की तरह जीने के बाद आखिरकार किसी ने उसे एक मौका दिया था। उसी दिन उसने काम शुरू कर दिया। एक मजदूर का काम भारी था, सीमेंट मिलाना, इंटेंट होना, लेकिन रोहन ने शिकायत नहीं की। बचपन से ही वह गरीबी में जीने का आदी था, जलती धूप में, कड़ाके की ठंड में। बस उसे पैसे कमाने थे ताकि वह गांव में अपनी माँ को दवा के लिए भेज सके और उस टपकती छत की मरम्मत करा सके जिससे हर रात ठंडी हवा आती थी। दोपहर में जब दूसरे मजदूर मांस और करी के साथ डिब्बाबंद खाना खाते तो रोहन चुपचाप सूखी रोटी और पानी पीता, वही माँ की बांधी हुई नमक वाली रोटी जो उसने कई दिनों के लिए बांट रखी थी। लोग रोहन पर ध्यान देने लगे। ये आदिवासी लड़का बहुत मेहनती है, किसी ने तारीफ की। शायद गांव में बहुत गरीबी है, तभी शहर में मजदूरी करने आया है, दूसरे ने कहा। रोहन ने परवाह नहीं की, वह सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता रहा। पसीना बहाओगे तो पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो माँ जी पाएगी। उस शाम जब वह एक निर्माणाधीन बंगले के पास से सीमेंट की ठेला गाड़ी धकेल रहा था, रोहन ने एक महिला को सड़क किनारे खड़ी एक काली कार से उतरते देखा। वह बैंगनी रंग की साड़ी पहनी थी, सिर पर एक टोपी थी और उनकी चाल में एक शान थी। उनकी नज़रें निर्माण स्थल पर घूम रही थीं।
और फिर फोरमैन पर आकर रुक गईं, जो निर्देश दे रहा था। उन्होंने कुछ कागजात निकाले और स्पष्ट आवाज में कहा, नीम का काम अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? मैंने तो पूरा भुगतान कर दिया है। फोरमैन घबराकर सफाई देने लगा। रोहन ने ध्यान नहीं दिया। वह सिर झुकाकर अपना काम करता रहा। लेकिन जब वह महिला पास से गुजरी तो वह अचानक रुक गई। उसकी नजरें रोहन के चेहरे पर टिक गईं। वह चेहरा व आंखें बहुत जानी पहचानी थीं। आशा ने आगे बढ़कर अपना धूप का चश्मा उतारा और उसे घूर कर देखा। तुम वही हो जो उस दिन पार्क में थे, है ना? रोहन चौंक गया। उसने सिर उठाकर हकलाते हुए कहा, आप वही हैं जो बेहोश हो गई थी। आप अब ठीक हैं। पूरा निर्माण स्थल रुक गया। मैनेजर हैरान था। मजदूर एक दूसरे को देख रहे थे और आशा की आंखें नम हो गई थीं। पूरा निर्माण स्थल एक पल के लिए थम सा गया। रोहन कुमार वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ अभी भी सीमेंट लगी ठेला गाड़ी के हैंडल पर थे और पसीना माथे से ठुड्डी तक टपक रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस महिला को उसने भूख से धुंधलाई आंखों के बीच बिना कुछ सोचे समझे शिवाजी पार्क में बचाया था, वह इस आलीशान बंगले की मालकिन होगी। आशा तो बात तक की तपक आला था कि बात हैंडल की मालकिन होगी। धीरे धीरे उसके पास आई। हवा से उनकी बैंगनी साड़ी का पल्लू लहरा रहा था। उन्होंने उसे कुछ देर देखा और फिर धीमी लेकिन कांपती आवाज में कहा, मैं इन आंखों को नहीं भूल सकती। तुम ही हो जिसने मुझे उस दिन अस्पताल पहुंचाया था, है ना? रोहन ने झिझकते हुए सिर हिलाया। मैंने तो बस आपको गिरते देखा तो मदद कर दी। मैंने कुछ बड़ा नहीं किया। कुछ मजदूर फुसफुसाने लगे, अरे इस लड़के ने मालकिन को बचाया था और अब देखो हमारे लिए रेत ढो रहा है। फोरमैन भी उतना ही हैरान था। उसने सिर खुजलाते हुए कहा, मालकिन आप इसे जानती हैं, यह नया लड़का है, बहुत मेहनती है। आशा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप रोहन के पास गईं, उसकी घिसी हुई शर्ट से लेकर फटी हुई रबर की चप्पल तक देखा और एक लंबी सांस ली। उनकी आंखों में आभार और दया दोनों थे। तुम यहां मजदूरी क्यों कर रहे हो? रोहन ने सिर झुका लिया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह सीधे देखे। जी मेरे पास कागजात नहीं हैं, काम नहीं था और मेरा बटुआ भी चोरी हो गया। मैं उत्तराखंड से यहाँ आया हूँ। जो भी काम मिले कर लूँगा ताकि गांव पैसे भेज सकूँ। मेरी माँ लकवाग्रस्त हैं। ये सुनकर आशा का गला भर आया। इस चमक दमक वाले शहर में लोग अक्सर रोहन जैसे लोगों को शक की नज़र से देखते थे, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगा। उन्हें उसमें एक सच्ची इंसानियत दिखी जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। वह फोरमैन की ओर मुड़ी और दृढ़ता से कहा, अब ये यहाँ काम नहीं करेगा। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। एक अच्छे इंसान को मैं ऐसे नहीं रहने दे सकती। फोरमैन की आंखें फटी रह गईं। जी मालकिन, आप सच कह रही हैं। रोहन ने जल्दी से हाथ हिलाकर हकलाते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं यही काम कर लूँगा। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। लेकिन आशा बस मुस्कुराई। कई सालों बाद उनकी आंखें चमक उठी थीं। किसी महंगे गहने की वजह से नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की वजह से जिसने उन्हें जीवन और मृत्यु के बीच के उस पल में सुकून दिया था। तुमने मेरी जान बचाई है, ये कोई छोटी बात नहीं है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें और भूखा नहीं रहने दूंगी। रोहन वहीं जड़वत खड़ा रह गया। हैरानी, शर्म और कृतज्ञता की भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ी। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक अमीर महिला खुद उसे इस तरह से बुलाएगी। दूसरे मजदूर उसे आधी जिज्ञासा और आधी ईर्ष्या से देख रहे थे। एक ने रोहन के कंधे पर हाथ मारकर फुसफुसाया, किस्मत खुल गई भाई। काली चमकदार कार निर्माण स्थल से निकल गई। आशा पीछे की सीट पर बैठी थी और रोहन ड्राइवर के बगल में। उसके हाथ उलझन में थे कि कहाँ रखे। उसकी आंखें बाहर सड़क पर थीं।
और उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है। कार पवई झील के किनारे एक बंगले के सामने रुकी। यह उतना बड़ा नहीं था जितना कि बन रहा था, लेकिन फिर भी किसी को भी चकित करने के लिए काफी था। घुमावदार गेट, पत्थर का आंगन, सलीके से कटे हुए पौधे, शांत और शानदार माहौल। रोहन ने जो कुछ भी देखा था उससे बिल्कुल अलग। अंदर आ जाओ, आशा ने धीरे से कहा। रोहन हैरान होकर अंदर गया। उसने कमला, एक अधेड़ उम्र की नौकरानी को लकड़ी की सीढ़ियां साफ करते देखा, जो उसे शक की नजर से देख रही थी। ये कौन है? मैडम, जिसने मुझे बचाया था। आज से यह यहीं रहेगा। मुझे एक नौकर की जरूरत है जो गाड़ी चला सके। यह सीखेगा, मैं सिखाऊंगी। रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। आप मुझे गाड़ी चलाना सिखाएंगी? आशा ने सिर हिलाया। कोई भी पैदा होते ही सब कुछ नहीं जानता, लेकिन अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हें मौका दूंगी। वह कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा और फिर सिर झुकाकर भर्राई आवाज में बोला, धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा मुड़ गई, एक बहुत ही हल्की मुस्कान छिपाते हुए। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह इस लड़के की मदद क्यों करना चाहती हैं। शायद इसलिए कि जब उसने उन्हें उठाया था तो उसकी आंखों में डर नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। और रोहन उस रात बंगले के भूतल पर एक छोटे से कमरे में नए कपड़ों की खुशबू वाले तकिए पर सिर रखकर देर तक सो नहीं सका। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है, सिर्फ इस छत की वजह से नहीं, बल्कि ऊपर की मंजिल पर रहने वाली उस महिला की वजह से भी, जो कुछ ही महीनों में उसके साथ एक ऐसा राज साझा करने वाली थी जो पूरे समाज को हैरान कर देगा। पवई झील के किनारे वाले बंगले में रहते हुए शुरुआती दिनों में रोहन कुमार को पहले से कहीं ज्यादा अकेलापन महसूस हुआ। इसीलिए नहीं कि ये जगह ठंडी थी, बल्कि इसीलिए कि ये उस दुनिया से बहुत अलग थी जिसमें वह पला बढ़ा था। यहाँ न तो छत के सुराखों से हवा की सीटी बजती थी, न लकड़ी के चूल्हे का धुआं था, और न ही माँ का वह रूप था जो हर सुबह लकड़ी के घर के दरवाजे पर बैठकर रूमाल पर कढ़ाई करती थी। यहाँ सब कुछ साफ, शांत और घुटन भरा था। रोहन को गैरेज के पास एक छोटे से कमरे में ठहराया गया था, जिसमें एक बिस्तर, चमकदार लकड़ी की अलमारी और नए कपड़ों की खुशबू वाले बिस्तर थे। हर सुबह वह अंधेरे में उठता, आंगन साफ करता, गाड़ी धोता और खिड़कियां पोंछता। शाम को आशा उसे पास के एक ड्राइविंग स्कूल ले जाती। उन्होंने उसे एक फास्ट ट्रैक कोर्स में दाखिला दिलाया था और कहा, मैं दबाव नहीं डाल रही हूँ, लेकिन तुम्हें जीने के लिए एक हुनर चाहिए। सीखो, फीस की चिंता मत करो। रोहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। वह जानता था कि मौका बार बार नहीं मिलता। ड्राइविंग सीखने के पहले दिन स्टीयरिंग व्हील पकड़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। प्रशिक्षक ने डांटा, धीरे से, ऐसे मत पकड़ो जैसे किसी का गला घोंट रहे हो। वह बस शर्मिंदगी से मुस्कुरा दिया। लेकिन रात में रोहन ध्यान से थ्योरी पढ़ता। उसने सेंटर से ट्रैफिक नियमों की एक किताब उधार ली थी और हर पन्ने पर लाइनें खींचता, हर ट्रैफिक साइन को ऐसे रंगता जैसे कोई बच्चा पहली बार लिखना सीख रहा हो। आशा अक्सर बालकनी से नीचे देखती और जब उन्हें रोहन के कमरे की बत्ती आधी रात तक जलती दिखती तो वह चुपचाप नीचे जाकर दरवाज़ा खटखटाती। रोहन ने दरवाज़ा खोला और चौंक गया। मैडम, आपको कुछ चाहिए? आशा मुस्कुराई। उनके हाथ में संतरे के जूस का एक गिलास था। इतनी मेहनत से क्या पढ़ रहे हो? ये पी लो और सो जाओ। रोहन ने झिकते हुए गिलास लिया और धीरे से कहा, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ना चाहता। मेरे गांव में लोग आपको देवी कहेंगे। वह हंस पड़ी। हंसी तेज नहीं थी, लेकिन गर्मजोशी से भरी थी। अब मुझे मैडम मत कहो,
मैं शायद तुम्हारी माँ से भी बड़ी हूँ, तो मैं आपको क्या कहूँ, बहन जी कह सकते हो। रोहन का चेहरा लाल हो गया। जी आशा बहन जी। उस रात जब आशा अपने कमरे में लौटीं तो उनके होठों पर अभी भी मुस्कान थी। बहुत समय बाद किसी पुरुष के मुंह से बहन जी शब्द सुनकर उनका दिल इतना गर्म हो गया था। 3 महीने बाद रोहन ने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया। आशा खुद उसे शर्ट और पैंट दिलाने ले गई। उसके लिए एक जोड़ी काले चमकदार जूते खरीदे और उसे अपनी निजी ड्राइवर के रूप में काम पर रख लिया। काली टोयोटा कार हर दिन नियमित रूप से पवई से कोलाबा में सोने चांदी की दुकान तक चलती थी। आशा पीछे बैठती, रोहन आगे, आंखें सीधी, हाथ स्टीयरिंग पर स्थिर और मन गंभीर। वह कभी देर से नहीं आया, कभी लापरवाही से गाड़ी नहीं चलाई और कभी ज्यादा बात नहीं की। उन यात्राओं में वे ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन वे साफ महसूस कर सकते थे कि उनके बीच की दूरी हर दिन कम हो रही थी। एक शनिवार की रात कमला अपने गांव गई हुई थी और बंगले में सिर्फ 2 लोग थे। आशा खुद रसोई में गई। सब्जियां काटते समय उनके हाथ अनाड़ी लग रहे थे, लेकिन उन्होंने रोहन को मदद नहीं करने दी। आज तुम मेरे हाथ का बना खाना खाओगे। उस रात के खाने में सूखी झींगा के साथ पालक का सूप, मछली करी और तले हुए अंडे थे। साधारण व्यंजन, लेकिन रोहन के लिए यह एक दावत थी। वे एक दूसरे के सामने बैठे थे। टेबल लैंप की गर्म रोशनी उन पर पड़ रही थी। रोहन ने मछली का एक टुकड़ा उठाया और धीरे से कहा, बचपन में मेरी माँ भी ऐसी ही मछली बनाती थी, लेकिन मुझे कभी इतनी ज्यादा खाने को नहीं मिली। आशा ने उसके कटोरे में और सूप डाला और धीरे से कहा, अब से इस घर को अपना ही घर समझो, ठीक से खाओ और पढ़ो, तुम्हारी माँ भी यही चाहती होंगी। रोहन ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में कुछ आंसू जैसे थे। वे भावनाएं जो जीने के संघर्ष में बहुत लंबे समय से दबी हुई थीं। आशा का गला भर आया। उन्होंने एक घूंट पानी पिया और सीधे उसकी आंखों में देखा। तुम अच्छे हो और मैं भी बहुत लंबे समय से अकेली हूं। शायद हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। रोहन उस वाक्य को पूरी तरह से नहीं समझ पाया, लेकिन इसने उसके दिल में एक अजीब, अस्पष्ट और अनकही भावना पैदा कर दी। उस रात के खाने के बाद दोनों में से किसी ने भी शायद हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है वाली बात दोबारा नहीं उठाई, लेकिन बंगले का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। रोहन कुमार अभी भी सुबह जल्दी जाता और देर से लौटता, अभी भी सावधानी से गाड़ी चलाता, अभी भी आशा को बहन जी कहता और अभी भी एक साये की तरह चुपचाप घर की सेवा करता। लेकिन कभी कभी वह दूसरी मंजिल की बालकनी से आशा की निगाहों को खुद पर महसूस करता। वे निगाहें अब सिर्फ कृतज्ञता या चिंता की नहीं थीं, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे नाम देना मुश्किल था, कुछ गहरा और कुछ नाजुक। आशा के साथ भी ऐसा ही था। वह महसूस कर रही थीं कि वह नरम पड़ रही हैं। कभी कभी सिर्फ आंगन में रोहन को गाड़ी साफ करते हुए देखकर जब उसकी शर्ट पसीने से भीग जाती और वह एक शब्द भी शिकायत नहीं करता, तो उनके दिल में एक चुभन होती, जैसे वह आदमी अब सिर्फ एक गरीब गांव का लड़का नहीं था जो काम मांगने आया था, बल्कि एक ऐसा हिस्सा बन गया था जिसे वह स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। एक दिन जब मौसम बदल रहा था, अचानक बारिश होने लगी। उस दिन रोहन आशा को दुकान पर छोड़कर 1 घंटे से ज्यादा बाहर इंतजार करता रहा और बारिश तेज होती गई। रोहन फिर भी बाहर खड़ा रहा, क्योंकि किसी ने उसे अंदर आने के लिए नहीं कहा था। जब आशा बाहर आई तो उन्होंने उसे पूरी तरह से भीगा हुआ देखा। उसकी आंखें अभी भी सीधी थीं और हाथ स्टीयरिंग व्हील पर थे। वह रुक गईं। तुम ये क्या कर रहे हो? छज्जे के नीचे क्यों नहीं गए? रोहन हल्के से मुस्कुराया। आपकी गाड़ी भीग जाती तो मैं पहुंच सकता हूं, लेकिन आपको इंतजार करवाना मेरी गलती होती। आशा
एक पल के लिए चुप हो गईं। उनकी आंखें नम हो गईं, बारिश की वजह से नहीं बल्कि दिल की वजह से। जो लोग इतने सालों से उनके साथ थे, उनमें से किसी ने भी इतनी छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं की थी। और ये लड़का जब से घर में आया था, उसने कभी कुछ नहीं मांगा, कभी शिकायत नहीं की, सिर्फ एक सच्चे दिल से सब कुछ चुपचाप करता रहा। उस रात उन्होंने कमल की चाय का एक केतली बनाई और रोहन को लिविंग रूम में बुलाया। गर्म कमरे में पीली रोशनी और खिड़की के शीशे पर बारिश की टिप टिप की आवाज़ के बीच वे एक दूसरे के सामने बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे। फिर आशा ने पहली बार अपने पति राजेश सिंघानिया के बारे में बताया, वह सज्जन व्यक्ति जिन्होंने उनके साथ मिलकर शून्य से अपना साम्राज्य खड़ा किया था। उन्होंने 1990 में अपनी पहली सोने की दुकान खोली थी और धीरे धीरे मुंबई का सबसे बड़ा ब्रांड बनाया था। लेकिन सिर्फ 49 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका अचानक निधन हो गया। तब से आशा चुपचाप संपत्ति जमा करती रही और अपने बेटे को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए पाला। मेरा बेटा अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वह होशियार है लेकिन दूर है। वह साल भर फ़ोन नहीं करता। उसे अब माँ की ज़रूरत नहीं है। उनकी आवाज़ भारी हो गई। रोहन चुपचाप सब सुनता रहा और फिर धीरे से बोला, आप अकेली नहीं हैं, कम से कम मैं तो हूँ। आशा ने ऊपर उठाकर उसे देखा। उनकी आंखें मिलीं और माहौल थम सा गया। उस पल कोई हंसा नहीं, किसी ने मुंह नहीं फेरा। हर कोई अपने दिल के खालीपन का सामना कर रहा था और दूसरा व्यक्ति अनजाने में उस खाली टुकड़े को भर रहा था। फिर आशा ने अपना हाथ रोहन के हाथ पर रखा। पहली बार तुमने मुझे याद दिलाया कि कभी मुझे भी प्यार किया गया था, उन्होंने हवा की तरह धीरे से कहा। उस रात रोहन सो नहीं सका। वह अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा था। उसका हाथ अभी भी उनके हल्के स्पर्श से गर्म था। उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। मैं क्या कर रहा हूं? वह मेरी मालकिन है, मेरी माँ की उम्र की हैं, तो मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? उसने इसे दूर करने की कोशिश की, खुद को यकीन दिलाया कि यह सिर्फ कृतज्ञता है, एहसान है, लेकिन ऐसा नहीं था। वह जानता था कि उस पल से वह हिल गया था। अगली सुबह दोनों ने ऐसा व्यवहार करने की कोशिश की जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन नज़रें बदल चुकी थीं, दूरी बदल चुकी थी और दिल अब तर्क की नहीं सुन रहा था। एक तूफान चुपचाप आ रहा था, भले ही आसमान अभी भी साफ नीला था। रोहन ने गाड़ी रोकी और दौड़कर अपनी माँ के पास गया। आशा भी पीछे पीछे चली। पथरीली भूरी जमीन पर पैर रखते हुए थोड़ी झिझक रही थीं। उन्होंने सिर झुकाकर नमस्ते किया। नमस्ते आंटी जी, मैं आशा, रोहन की दोस्त हूँ। आज आपसे मिलने आई हूँ। पार्वती की आंखें तेजी से रोहन से आशा पर गईं और फिर उनकी साड़ी और कीचड़ में स्नेह ऊंची एड़ी के जूतों पर। गरीब होने के बावजूद वह इतनी समझदार थीं कि समझ गईं कि यह महिला उन किसी भी व्यक्ति से अलग थी जो कभी गांव में आया था। धन्यवाद बेटी, आपने तकलीफ की। मेरा घर गरीब है, यहाँ कुछ नहीं है, उन्होंने झिकते हुए कहा। कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं ये देखने आई थी कि रोहन कहाँ बड़ा हुआ और आपको धन्यवाद देने कि आपने इतने अच्छे इंसान को जन्म दिया। ये सुनकर पार्वती हैरान रह गईं। रोहन चुपचाप बैठा रहा, नीचे देखता हुआ, सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उस रात गांव में एक युवा जोड़े की शादी का आयोजन था। रोहन आशा को गांव के आंगन में ले गया, जहां आग जल रही थी। होठों से बजाई जाने वाली बांसुरी की धुन गूंज रही थी और पारंपरिक नृत्य हो रहा था। आशा अपनी साधारण साड़ी में भी सबसे अलग दिख रही थी और ध्यान का केंद्र बन गईं। लेकिन उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं हुई। वह गांव वालों के साथ एक चटाई पर बैठ गईं, हसीन बातें की, भुना हुआ मांस खाया और जीवन में पहली बार चावल की शराब पी।
रोहन उनके बगल में बैठा था, आधा गर्वित और आधा चिंतित। उन्होंने कम पी, लेकिन पहाड़ी शराब तेज थी और जल्द ही उनके गाल लाल हो गए और उनकी आंखें रात में नदी पर चमकते चांद की तरह चमकने लगीं। जब जश्न खत्म हुआ तो रोहन उन्हें गांव में एक रिश्तेदार के लकड़ी के घर में ले गया। रात शांत थी, चांद पेड़ों के पीछे से झांक रहा था और कमरे में सिर्फ एक मिट्टी के दिए की टिमटिमाती रोशनी थी। वह लकड़ी के तख्ते पर बैठ गईं, हाथ से माथा पकड़े हुए। शायद मैं नशे में हूं। रोहन ने एक गिलास गर्म पानी लाकर उन्हें दिया और बाहर जाने लगा, लेकिन जब वह मुड़ा तो एक नरम हाथ ने उसकी शर्ट की आस्तीन पकड़ ली और उनकी आवाज़ धीमी लेकिन स्पष्ट थी, थोड़ी देर यहीं रुको। रोहन मुड़ा, उन आंखों ने उसे बिना किसी दूरी, बिना किसी झिझक के देखा। ये अब मालिक और नौकर की नज़र नहीं थी। उस रात शांत उत्तर भारतीय पहाड़ों के बीच दो अकेले दिल पहली बार मिले। एहसान के लिए नहीं, दया के लिए नहीं, बल्कि एक सरल, सच्ची और अनकही भावना के लिए प्यार। अगली सुबह सूरज की किरणें पतले पर्दे से छनकर उस छोटे से कमरे में पड़ रही थीं, जहां आशा और रोहन ने एक शांत रात बिताई थी, जो अब पहले जैसी सामान्य नहीं थी। रोहन जल्दी उठा और चुपचाप आंगन में चला गया। उसने पत्थर के हौद से ठंडे पानी से मुंह धोया और पहाड़ों को देखने लगा। उसका मन उलझन में था। पिछली रात सारी सीमाएं मिट चुकी थीं। कुछ मिनट बाद आशा बाहर आईं। उन्होंने वही शालीन साड़ी पहन रखी थी, लेकिन उनकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। उनमें वह थकान या उदासी नहीं थी जो आमतौर पर रहती थी। वह रोहन के पास गईं, कुछ देर चुपचाप खड़ी रहीं और फिर धीरे से बोलीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। वह मुड़ा, उसकी आंखें उलझन में थीं। लेकिन कल रात जो हुआ, अगर किसी को पता चला तो। वह मुस्कुराएं, एक बहुत ही हल्की लेकिन आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। हमने किसी को मारा नहीं है, कुछ गलत नहीं किया है, बस दिल ने गलत समय चुन लिया। रोहन ने सिर झुका लिया। वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन दिल में वह जानता था कि यह भावना सच्ची थी। इससे पहले किसी भी महिला ने उसे इतना सम्मानित महसूस नहीं कराया था। उस दोपहर उन्होंने रोहन की मां को अलविदा कहा। पार्वती उन्हें गांव के छोर तक छोड़ने आई और आशा के हाथ में एक छोटी सी हाथ से बुनी थैली थमा दी। ये मैंने खुद बुना है, बहुत समय बाद पूरा हुआ। रोहन का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। आशा ने भावुक होकर उसे लिया। उनकी आंखें नम हो गईं। मैं वादा करती हूं कि रोहन को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। रोहन ने अपनी मां को देर तक गले लगाया और फिर गाड़ी में बैठ गया। पहिए धीरे धीरे घुमावदार लाल मिट्टी की सड़क पर चले, उन्हें शांत गांव से वापस हलचल भरे शहर की ओर ले जाते हुए। मुंबई लौटकर पवई झील के किनारे वाला बंगला उन दो लोगों का स्वागत कर रहा था जो यात्रा से पहले जैसे नहीं रहे थे। सब कुछ वैसा ही था। नाश्ता तैयार था, गाड़ी गैरेज में खड़ी थी। कमला हर सुबह सीढ़ियां साफ कर रही थी, लेकिन आशा और रोहन के बीच की नजरें अब एक दूसरे से बच नहीं रही थीं। वे समझ गए थे कि भले ही किसी ने कुछ न कहा हो, यह रिश्ता सीमाओं को पार कर चुका था। अफवाहें जल्द ही फैलने कर समझ गए ऐसे कर चुका था। लगी मोहल्ले में काम करने वाले एक व्यक्ति ने पड़ोसी से फुसफुसाया, आशा जी आजकल बहुत हंसती हैं। सुना है कोई जवान लड़का उनकी देखभाल कर रहा है। कौन सा लड़का? वही लंबा सा सीधे सादे चेहरे वाला ड्राइवर। हाँ वही, दिखता सीधा सादा है, लेकिन बात कुछ और है। शुरुआत में फुसफुसाहटें हल्की थीं, लेकिन धीरे धीरे अफवाहों ने जड़ पकड़ ली। एक दिन जब आशा अपनी सोने की दुकान पर गई तो एक अधेड़ उम्र की महिला ने नमस्ते किया और फिर एक ताना मारा। सुना है आपने कोई जवान प्रेमी रख लिया है।
सच है क्या आशा? बस हवा की तरह हल्की सी मुस्कुरा दी। लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अपने दिल के साथ सच्चा रहना ही मायने रखता है। उस शाम रोहन आंगन में बैठा था, अपनी जानी पहचानी गाड़ी को पोंछ रहा था और चुपचाप चांद को देख रहा था। आशा बाहर आई और उसके बगल में एक कप गर्म चाय रख दी। तुम्हें कैसा लग रहा है अगर पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए तो? रोहन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने ऊपर उठाकर उन्हें देखा। उसकी आंखें दृढ़ थीं। मैं गरीब हूं लेकिन कायर नहीं। मैं अपनी भावनाओं से नहीं भागूंगा। अगर आपको डर नहीं है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। आशा चुप रही, फिर वह आगे बढ़ी और उसके बगल में बैठ गई। धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। उस पल उन्हें बाहर की दुनिया की परवाह नहीं थी, क्योंकि वे दोनों जानते थे कि सबसे बड़ी लहर जनता से नहीं बल्कि उनके अपने दिलों से आएगी। आशा और रोहन के बीच का रिश्ता उस शांत घर में जलती एक धीमी आग की तरह था। जितना वे इसे छिपाने की कोशिश करते, ये हर एक के दिल में उतनी ही जोर से गूंजता। उन्होंने इसे सार्वजनिक नहीं किया, ना ही इससे इनकार किया। उन्होंने चुप रहना चुना, लेकिन बाहर की दुनिया ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। एक सोमवार की सुबह आशा मुंबई के बिजनेस एसोसिएशन की बैठक में जाने की तैयारी कर रही थी। तभी उन्हें ऑस्ट्रेलिया से अपने बेटे करण सिंघानिया का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ तीखी और ठंडी थी। माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आप इस रोहन कुमार नाम के आदमी को कब से जानती हैं? मैंने सुना है कि आप उसे अपने साथ घर ले आई हैं। आशा एक पल के लिए रुक गई, लेकिन उन्होंने बात को टाला नहीं। रोहन मेरे लिए काम करता है। वह मेरा ड्राइवर है और एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर मैं भरोसा करती हूँ। भरोसा लोग कह रहे हैं कि आपका और उस लड़के का चक्कर चल रहा है। माँ, क्या आप होश में हैं? आशा ने पहली बार अपने बेटे को कठोर आवाज में टोका। मैं पूरी तरह से होश में हूँ। मैंने किसी का पैसा नहीं लिया, किसी को धोखा नहीं दिया और मैं अपनी अंतरात्मा के खिलाफ नहीं जी रही हूँ। तुम शायद नहीं समझ सकते, लेकिन जब तक तुम मेरी तरह अकेले नहीं रहे हो तब तक मुझे जज मत करो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद फ़ोन कट गया। कॉल ख़त्म हो गई, लेकिन उसकी गूंज आशा के दिल में बहुत देर तक रही। उस शाम जब रोहन उन्हें घर ले जा रहा था तो उसने देखा कि वह सामान्य नहीं थी। ना बोल रही थी, न देख रही थी और न ही मुस्कुरा रही थी। उसने रात के खाने तक इंतज़ार किया और फिर धीरे से पूछा, आप थकी हुई हैं? कुछ हुआ है क्या? उन्होंने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और उसे बहुत देर तक देखा। मेरे बेटे ने फ़ोन किया था, उसे हमारे बारे में पता चल गया है। रोहन चुप हो गया। उसे आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। क्या आप इसे ख़त्म करना चाहती हैं? उसने सच्चाई से पूछा। आशा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने पानी का एक घूंट पिया और फिर सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। मुझे अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं धारा के खिलाफ तैर रही हूँ। कुछ दिनों बाद करण सिडनी से वापस आ गया। बिना बताए वह एक बरसात की दोपहर को बंगले के गेट पर दिखाई दिया। रोहन गाड़ी धो रहा था। उसने एक भूरे रंग का कोट पहने लंबे पतले आदमी को बिना नमस्ते किए अंदर आते देखा। तुम कौन हो? करण ने तीखी नजरों से पूछा। मैं रोहन हूं। रोहन ने सीधा खड़े होकर जवाब दिया। क्या तुम वही हो जो मेरी माँ के साथ सोता है? यह वाक्य हवा में एक चाकू की तरह चुभ गया। पूरा आंगन शांत हो गया। आशा घर से बाहर भागी। करण, चुप हो जाओ। इस तरह बात करने की हिम्मत मत करना। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पास खड़े पड़ोसियों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया था। जो दरवाज़ा इतने समय से बंद था, उसे उनके अपने ही खून ने खोल दिया था। उस रात तीनों लिविंग रूम में बैठे थे। न चाय न नाश्ता, सिर्फ 3 कुर्सियां और एक युद्ध के मैदान जैसी दूरी। करण ने मेज पर जोर से हाथ मारा। माँ, क्या आप जानती हैं कि आप क्या कर रही हैं? आप एक देहाती ड्राइवर के लिए अपनी पूरी जिंदगी की इज्जत बर्बाद कर रही हैं।
आशा उससे कहीं ज्यादा शांत थीं जितना उसने सोचा था। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा और धीरे धीरे कहा, इज्जत क्या है वे पार्टियां जिनमें तुम नहीं आते, वे साल जो मैंने इस घर में अकेले बिताए हैं। मैं किससे प्यार करती हूँ, ये मेरा अधिकार है। अगर तुम अभी भी मेरा सम्मान करते हो तो तुम्हें चुप रहना चाहिए। रोहन चुपचाप बैठा था। वह उठकर जाना चाहता था, लेकिन आशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, तुम यहीं बैठो, ये हम तीनों की बात है। पूरा कमरा शांत हो गया। एक हफ्ते बाद टैबलॉयड अखबारों में खबरें छपने लगीं। मुंबई की अमीर महिला को बेटे ने रंगे हाथों पकड़ा, जवान प्रेमी के साथ। गरीब ड्राइवर और एक ऐसा प्यार जिसने अमीर घराने में दरार डाल दी। आशा और रोहन की तस्वीरें काट छांट कर पूरे इंटरनेट पर फैल गईं। सोने की दुकान पर ग्राहक कम हो गए। साझेदारों ने संपर्क करना बंद कर दिया। कुछ पुराने दोस्तों ने फोन करके पूछताछ की और कुछ ने तो ताना भी मारा। यह सच्चा प्यार है या पैसे का? आशा जी, लेकिन वह बस हल्की सी मुस्कुरा दी। ये इंसानी प्यार है और मुझे इसे साबित करने की ज़रूरत नहीं है। रोहन ने कई बार जाने की पेशकश की। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से वह सब कुछ खो दें, लेकिन आशा ने सिर्फ एक वाक्य कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, थोड़ा और खो दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें नहीं खोना। अखबारों में हंगामे के बाद ग्राहक कम हो गए। कर्मचारी पीठ पीछे बातें करने लगे और कुछ रिश्तेदारों ने आशा द्वारा आयोजित नए साल की पार्टी में आने से मना कर दिया। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया उस महिला पर टूट पड़ी थी जिसका हर कोई सम्मान करता था। लेकिन आशा अभी भी शांति से चलती रहीं। उनकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, जैसे बाहर के तूफान ने कभी उनकी आत्मा को नहीं छुआ हो। सिर्फ रोहन ही सच देख सकता था। हर रात वह तीसरी मंजिल की बालकनी पर बहुत देर तक बैठतीं। उनकी आंखें पवई झील की टिमटिमाती रोशनी पर टिकी होतीं, जहां उनके पति राजेश कभी परिवार के भविष्य की चिंता में घंटों खड़े रहते थे। रोहन जानता था कि वह कहती नहीं थीं, लेकिन उन्हें बहुत दुख होता था। साल की शुरुआत में एक शाम जब शहर में आतिशबाजी का परीक्षण हो रहा था, रोहन बालकनी में 2 कप गर्म चाय लेकर आया। वह चुपचाप उनके बगल में बैठ गया, कुछ नहीं कहा, और फिर धीरे से उनके हाथ में लाल धागे से बंधी एक पुरानी फाइल रख दी। ये क्या है? आशा ने धीरे से पूछा। ये मेरे पिता की पुरानी फाइल है। वह एक इंजीनियर थे। एक निर्माण स्थल पर उनकी मृत्यु हो गई और मां को उनके सारे अधिकार छीन लिए गए। मैं कानून की पढ़ाई करके उस मामले को फिर से खोलना चाहता था, लेकिन मेरे पास साधन नहीं थे। अब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। मैं एक वकील बनूंगा। भले ही मैं अभी एक आधिकारिक वकील नहीं हूं, लेकिन आपकी रक्षा करने के लिए काफ़ी हूं अगर ज़रूरत पड़ी तो। आशा रुक गई। उनकी आंखें शांत हो गईं और फिर गर्म हो गईं। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और कुछ कह नहीं पाई। तुम्हें यह करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मुझे ज़रूरत है। रोहन ने बात काटी। मुझे उस पहले इंसान की रक्षा करनी है जिसने मुझे सिखाया कि अपने दिल की सुनकर कैसे जिया जाता है। अगले दिन रोहन ने चुपचाप ड्राइवर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसने मुंबई के एक छोटे से कानून कार्यालय में आवेदन किया। किसी को नहीं पता था कि वह सोने की दुकान की मालकिन का प्रेमी है। वह उसे सिर्फ एक नए कानून स्नातक के रूप में देखते थे, जो मेहनती था और जिसके पास ज़्यादा संपर्क नहीं थे। रोहन ने शुरुआत से काम करना शुरू किया, छोटे मोटे विवादों के मामलों से लेकर आवेदन तैयार करने और देर रात तक मोटी फाइलों को पढ़ने तक। वह एक पुराने से किराए के कमरे में सोता, इंस्टेंट नूडल्स खाता, ना नया फ़ोन ना ब्रांडेड कपड़े, लेकिन उसका दिल पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत था। वह अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ना चाहता था, न कि पीछे खड़ी महिला के साए में।
इस बीच आशा एक बड़ी चुनौती का सामना कर रही थी। उद्योग में एक पुराने प्रतिद्वंद्वी मिस्टर दयाल, जो एक पुरानी सोने की दुकानों की श्रृंखला के मालिक थे, ने उन पर टैक्स बचाने के लिए सोने के लेन देन में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया। हालांकि मुकदमे में पर्याप्त सबूत नहीं थे, लेकिन प्रेस ने तुरंत इस खबर को उठाया और हंगामा खड़ा कर दिया। आशा को कानूनी पक्ष की चिंता नहीं थी, लेकिन उन्हें ग्राहकों के विश्वास के डगमगाने की चिंता थी। एक दोपहर वह ठंडे कमरे में बैठी बिक्री के गिरते आंकड़ों को देख रही थी और फिर लगभग 2 सप्ताह बाद रोहन को फोन किया। तुम ठीक हो? रोहन ने फोन उठाते ही पूछा। ठीक हूं, लेकिन लगता है मुझे एक अच्छे वकील की जरूरत है। वह मुस्कुराएं, उनकी आवाज भर्राई हुई थी। अच्छा तो अभी नहीं, लेकिन आपके लिए जान लगा दूंगा, ये पक्का है। 2 दिन बाद रोहन आधिकारिक तौर पर आशा की कंपनी के कार्यालय में नए कानूनी प्रतिनिधि के रूप में दिखाई दिया। पूरी कंपनी में हलचल मच गई। कई कर्मचारी हैरान थे, कुछ फुसफुसा रहे थे, लेकिन जब उसने काम करना शुरू किया, हर रसीद का अध्ययन किया, हर बिल का मिलान किया और पिछले 3 वर्षों के सभी लेन देन का फिर से ऑडिट करने का अनुरोध किया, तो सभी पूर्वाग्रह शांत हो गए। वह अब गरीब ड्राइवर नहीं था, वह उस महिला की इज्जत का एक हिस्सा ढो रहा था जिसे वह प्यार करता था। उस रात टैक्स विभाग के प्रतिनिधियों के साथ एक लंबे दिन के बाद रोहन और आशा कार्यालय में बैठे थे। पीली रोशनी फाइलों के ऊंचे ढेरों पर पड़ रही थी। उन्होंने उसे एक मिठाई का टुकड़ा दिया। त्योहार आने वाले हैं, शायद इस साल थोड़ी शांति होगी। मुझे शांति नहीं चाहिए, रोहन ने कहा। मुझे आप मजबूत चाहिए, क्योंकि अगर आप खड़ी रहेंगी तभी मैं उस पर विश्वास कर सकता हूं जो मैंने चुना है। उन्होंने उसे देखा, उनकी आंखें नम थीं, लेकिन कमजोर नहीं। अगर हम इस रास्ते के अंत तक साथ चले तो क्या तुम्हें पछतावा होगा? मुझे सिर्फ उस दिन पछतावा होगा जब मैं जागूं और आपको न देख पाऊं। एक घनघोर बारिश की दोपहर, जब झील के किनारे वाले बंगले से तेज हवाएं चल रही थीं, आशा अपने कार्यालय में बैठी थी, आगामी टैक्स जांच का सामना करने के लिए पुरानी फाइलों को पलट रही थी। दराज को व्यवस्थित करते समय उन्होंने गलती से एक पीला पड़ चुका भूरे रंग का लिफाफा निकाला जिस पर भेजने वाले का नाम नहीं था। अंदर का कागज कांप रहा था जब उन्होंने उसे खोला। लिखावट जानी पहचानी, टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन तेज थी। ये उनके पति राजेश का पत्र था, जिनका 7 साल पहले निधन हो गया था। पत्र लंबा नहीं था, लेकिन एक अंश ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। अगर किसी दिन मैं तुम्हारे साथ न रहूं तो दुखी मत होना। मैं जानता हूं कि कुछ चीजें हैं जो तुमने मुझे कभी नहीं बताई, उस पुराने बच्चे के बारे में, तुम्हारे दिल के उस घाव के बारे में जिसे तुमने बहुत चालाकी से छिपाया है। मैं सब जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मुझे बस डर है कि मेरे जाने के बाद तुम फिर से पहले की तरह अकेली हो जाओगी। अगर तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुम्हें हंसाए, जो तुम्हें फिर से जीना सिखाए, तो हिचकिचाना मत। मैं तुम्हें इजाज़त देता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। आशा घुटनों के बल गिर गईं, उनकी आंखें जल रही थीं और कांपते हाथों से वह पत्र को दोबारा नहीं पढ़ पा रही थीं। उस पुराने बच्चे का रहस्य, एक याद का कोना जो धूल में दबा हुआ लग रहा था, अब अचानक वापस आ गया था। 2 दिन बाद आशा ने शाम को रोहन को बुलाया, काम पर चर्चा करने के लिए नहीं रात के खाने के लिए, बल्कि एक ऐसी कहानी बताने के लिए जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई थी। पीली मंद रोशनी में उन्होंने एक हवा जैसी हल्की आवाज में शुरू किया। रोहन, मेरा एक बच्चा था, एक बेटी। रोहन हैरान था, इसलिए नहीं कि उनका कभी कोई बच्चा था,
बल्कि इसलिए कि जब उन्होंने उसका उल्लेख किया तो उनकी आंखों में कोमलता और पीड़ा दोनों थी, जैसे एक माँ अभी भी जन्म और मृत्यु के दर्द को ढो रही हो। उस समय मैं सिर्फ 20 साल से थोड़ी ज्यादा थी। मेरे माता पिता ने परिवार की इज्जत के लिए मुझे एक अजनबी से शादी करने के लिए मजबूर किया। जब मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूं तो मैं भाग गई। लेकिन फिर एक दुर्घटना हुई। जब मैं होश में आई तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चा नहीं रहा। मैं न रोई न चिल्लाई, बस एक लाश की तरह जीती रही। रोहन चुपचाप बैठा रहा, बिना टोके, बस सुनता रहा। जब मैं तुम्हारे पति से मिली, राजेश से, तो उन्होंने मेरे अतीत के बारे में नहीं पूछा, कोई सवाल नहीं किया। बस चाहते थे कि मैं शांति से रहूं। लेकिन मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। आज तक वह रोहन की ओर मुड़ी, उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने तुम्हें यह इसलिए बताया ताकि तुम जान सको कि मैं कोई आदर्श नहीं हूं। मैंने गलतियां की हैं, मैं भागी हूं, मैंने खोया है। क्या तुम अभी भी मेरे साथ रहना चाहते हो? रोहन ने उनका हाथ पकड़ लिया कसकर। उसकी आंखें इतनी सच्ची थीं कि आंसू आ गए। आप एक इंसान हैं, कोई पत्थर की मूर्ति नहीं। मैं आपसे प्यार करता हूं क्योंकि आप सच जीने की हिम्मत रखती हैं, इसलिए नहीं कि आप आदर्श हैं। और वह बच्चा आपके अतीत का एक हिस्सा था, लेकिन यह पूरी जिंदगी अकेले रहने का कारण नहीं है। उस रात आशा अपने पति की वेदी के सामने खड़ी हुई और पत्र को उनकी तस्वीर के फ्रेम में वापस रख दिया। उन्होंने धूप जलाई, उनकी आंखें सुबह की ओस की तरह चमक रही थीं। राजेश, धन्यवाद। मैं आगे जीऊंगी, हार नहीं मानूंगी, भागूंगी नहीं। और मुझे विश्वास है कि यह आदमी मुझे फिर कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हवा खिड़की के दरार से गुजरी और धूप के धुएं को हिला दिया, जैसे दूसरी दुनिया से एक स्वीकृति का संकेत हो। जनता के दबाव और अतीत की उथल पुथल के बाद आशा और रोहन के बीच एक दुर्लभ शांति का माहौल बन गया था। लेकिन यह शांति सिर्फ अस्थायी थी। मार्च की शुरुआत में एक सुबह करण फिर से प्रकट हुआ, इस बार बिना किसी कठोरता या चिल्लाहट के। वह लिविंग रूम में अपनी माँ के सामने बैठा। उसकी आवाज़ बहुत गहरी थी। माँ, मैं अब दखल नहीं दूंगा, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया में अपनी कंपनी की एक शाखा खोलने वाला हूँ। मुझे कुछ समय के लिए आपकी मदद चाहिए होगी, कुछ अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए। आपको भी कुछ समय के लिए इस जगह से दूर रहना चाहिए ताकि चीज़ें शांत हो जाएं। आशा ने चाय का कप मेज पर रखा। उनकी आंखें खिड़की से बाहर देख रही थीं। तुम्हारा मतलब है कि मुझे भाग जाना चाहिए? करण ने एक लंबी सांस ली। नहीं, और अधिक टोन-थोन से बचने के लिए। जब सब कुछ शांत हो जाए तो आप वापस आ सकती हैं। वह चुप रहीं, लेकिन रोहन, जो बाहर बरामदे में बाहर आती है खड़ा था, ने सब कुछ सुन लिया। उस रात उसने एक साधारण भोजन पकाया, खट्टी मछली का सूप, उबली हुई सब्जियां और तले हुए अंडे, वे व्यंजन जो आशा को सबसे ज्यादा पसंद थे। जब वे दोनों खाने बैठे तो उसने धीरे से पूछा, क्या आप सच में ऑस्ट्रेलिया जाने की योजना बना रही हैं? उन्होंने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और धीरे से सिर हिलाया। मैं कुछ महीनों के लिए जाऊंगी ताकि सब कुछ फिर से देख सकूं, ताकि मेरे बेटे को यह न लगे कि उसे छोड़ दिया गया है, और तुम्हें कुछ जगह देने के लिए। रोहन ने चबाना बंद कर दिया। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसका दिल एक धड़कन चूक गया है। आपको लगता है कि मुझे जगह चाहिए? आशा ने सीधे उसकी आंखों में देखा। तुम्हें नहीं, मुझे यह जानना है। अगर मैं तुम्हारे पास नहीं हूं तो क्या तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ोगे या रुक जाओगे? आशा के जाने से पहले रोहन उन्हें हवाई अड्डे पर छोड़ने गया। उन्होंने एक दूसरे को गले नहीं लगाया, अलविदा नहीं कहा, कोई वादा नहीं किया, बस एक दूसरे के बगल में खड़े रहे।
उनकी आंखें एक ही दिशा में देख रही थीं, अंतर्राष्ट्रीय गेट की ओर जहां रोशनी चमक रही थी। वह मुड़ीं और बहुत धीरे से बोलीं, अगर तुम इंतज़ार करना चाहते हो तो यहीं रहना, लेकिन अगर थक जाओ तो चले जाना, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया। मैं आपके लौटने का इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने प्यार को स्पष्ट करने के लिए आपके वापस आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपके वापस आने की ज़रूरत है क्योंकि यह मुंबई आपके जैसे इंसान के बिना अधूरा है। उनकी आंखों से एक आंसू गिरा और वह मुड़ गईं। हवाई अड्डे का दरवाज़ा बंद हो गया। 60 साल की महिला का साया गर्व और संदेह से भरा हुआ चला गया। उसके बाद के दिनों में रोहन एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपने काम पर लौट आया। न अब ड्राइवर था, न ही बंगले में रहता था। उसने अपने कानून कार्यालय के पास एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। दिन में काम करता, रात में उन्नत कानून प्रमाण पत्र के लिए पढ़ता। भले ही उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर रात वह फेसबुक खोलकर आशा के साथ चैट बॉक्स को देखता, कुछ भी संदेश नहीं भेजता, बस देखता। 1 महीना बीत गया, 2 महीने, फिर गर्मियों की शुरुआत में एक दिन रोहन को ऑस्ट्रेलिया से एक लिफाफा मिला। अंदर कोई शब्द नहीं था सिवाय एक हवाई जहाज के टिकट और एक तस्वीर के। तस्वीर में आशा एक इमारत के बगल संबाके में खड़ी थी, जिस पर करण सिंघानिया होल्डिंग्स लिखा था। वह मुस्कुरा रही थीं, लेकिन उनकी आंखें थोड़ी लाल थीं। तस्वीर के नीचे एक छोटी सी पंक्ति लिखी थी, मैं थक गई हूँ, क्या मैं घर आ सकती हूँ? रोहन ने उसे दर्जनों बार पढ़ा। रात में वह खिड़की के पास बैठा शहर के रात के आसमान को देख रहा था, जिसे वह कभी नफरत करता था, क्योंकि यह निर्णय और ठंडक से भरा था। आज यह पहले से कहीं ज्यादा गर्म लग रहा था। उसने अपना फोन उठाया और केवल एक पंक्ति का संदेश भेजा, आप वापस आ जाइए, यहाँ अभी भी कोई इंतजार कर रहा है। उस संदेश के 2 हफ्ते बाद आशा एक सुबह की उड़ान से मुंबई लौट आईं। बिना बताए वही ऊंचा जूड़ा, वही दृढ़ आंखें, लेकिन चेहरे पर एक अलग भाव था, एक ऐसे व्यक्ति की थकान का जो अभी अभी एक तूफान से गुजरा था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। रोहन हवाई अड्डे पर उन्हें लेने आया। न फूल, न गले मिलना, सिर्फ एक नज़र और एक मुस्कान, और इतना ही काफ़ी था। आप ठीक तो हैं? रोहन ने कार का दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। ठीक नहीं हूँ, लेकिन जिंदा हूँ, उन्होंने संक्षिप्त जवाब दिया। आंखें सीधी नहीं देख रही थीं। दोनों लंबी सड़क पर कार में बैठे रहे। किसी ने एक शब्द नहीं कहा, सिर्फ रेडियो से एक हल्का संगीत बज रहा था, एक पुराना गीत जो राजेश अक्सर बजाते थे, जिसने मन को पत्थर के पत्तों की तरह उदास कर दिया। बंगले पर पहुंचकर जैसे ही आशा कार से उतरी, एक अजनबी महिला गेट के सामने प्रकट हुई। दुबली, पतली, धूप से सांवला चेहरा और हाथ में लगभग 3 साल का एक लड़का। आप आशा जी हैं? महिला ने पूछा। मैं ही हूँ। आप कौन हैं? मैं रोहन की पूर्व पत्नी हूँ। पूरा माहौल जैसे थम गया। रोहन, जो अभी अभी कार से बाहर निकला था, उस महिला को देखकर चौंक गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसका गला गहन गया। राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस महिला का नाम राधा था। उसकी हालत खराब लग रही थी, कपड़े पुराने और फीके थे, और वह अपने कांपते हुए बच्चे को पकड़े हुए थी। उसने रोहन को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। मैं कुछ मांगने नहीं आई हूँ, मैं बस चाहती थी कि बेटा अपने पिता से मिल ले। मैं अब इसे नहीं पाल सकती। मैं काम करने के लिए चीन जा रही हूँ। मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। आशा का चेहरा पीला पड़ गया। रोहन आगे बढ़ा और राधा के हाथ से कपड़े का थैला लेकर एक तरफ रख दिया। तुमने अब तक क्यों नहीं बताया? तुम तो चली गई थी। तुमने कहा था कि तुम सब कुछ मिटा दोगी, क्योंकि मुझे पता था कि तुम
मुझसे नफरत करते हो क्योंकि मैंने बच्चे को तुम्हारी माँ के पास छोड़ दिया था और भाग गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी माँ का निधन हो गया है। वह अपनी मौसी के साथ था और मौसी ने उसे किसी परिचित के पास भेज दिया। मुझे वह अभी मिला है। आशा ने बच्चे को देखा, उसकी काली आंखें, दुबला पतला शरीर, लेकिन उसमें रोहन की झलक साफ थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस दरवाज़ा खोलकर राधा को अंदर बुलाया। तीनों लिविंग रूम में बैठे थे। माहौल तनावपूर्ण था। तुमने मुझसे यह छिपाया? आशा ने पूछा। रोहन ने सिर झुका लिया। छिपाया नहीं, बताने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि यह बच्चा प्यार का नतीजा नहीं है, ये एक मजबूरी का नतीजा है। राधा और मेरी शादी गांव में जबरदस्ती कराई गई थी, लेकिन बाद में वो चली गई। मुझे नहीं पता था कि हमारा कोई बच्चा भी है। राधा ने सिसकते हुए कहा। मैं एक अच्छी माँ नहीं हूं, लेकिन उसे एक पिता की जरूरत है। आखिर तुम ही हो जो उसे एक अच्छा इंसान बनाना सिखा सकते हो। आशा चुपचाप बैठी रहीं, उनका मन उलझन में था। उनके दिल का एक हिस्सा कह रहा था कि ये पीछे हटने और सब कुछ छोड़ने का समय है, लेकिन दूसरा हिस्सा चाकू की तरह चुभ रहा था, क्योंकि जैसे ही उन्हें सहारा देने वाला कोई मिला, आसमान फिर से बरसने लगा। उस पूरी रात वह सो नहीं सकीं। लिविंग रूम के सोफे पर बैठी रहीं। मंद रोशनी 60 साल की एक अकेली महिला के साय को दिखा रही थी, जिसके सामने एक अप्रत्याशित मोड़ था। जिस आदमी से वह प्यार करती थीं, वह एक पिता निकला। अगली सुबह वह अपनी पुरानी आदत के अनुसार पवई झील की ओर टहलने गईं। रोहन उनके पीछे भागा, लेकिन पास आने की हिम्मत नहीं कर सका। वह जानता था कि उन्हें समय चाहिए। दूर से उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, अगर आप मेरे जैसे इंसान को स्वीकार नहीं कर सकती तो मैं आपको दोष नहीं दूंगा। लेकिन वह मुड़ी। उनकी आंखें लाल थीं। मैं तुम्हारे अतीत को दोष नहीं देती, मुझे बस डर है कि तुम्हारे भविष्य में मेरे लिए कोई जगह नहीं होगी। उस भाग्यपूर्ण मुलाकात के 3 दिन बाद आशा का शांत बंगला अब घुटन भरा लगने लगा था। इसलिए नहीं कि कोई कुछ कह रहा था, बल्कि इसीलिए कि हर कोई कुछ न कहने की कोशिश कर रहा था। बच्चे का नाम बंटी था, 3 साल का, शर्मीला, कम बोलने वाला। और जब भी कोई अजनबी देखता तो वह अपने पुराने कपड़े के भालू को कसकर पकड़ लेता। आशा हर दिन बच्चे को देखती, उनकी भावनाएं मिली जुली थीं। प्यार, गुस्सा, उदासी, चिंता। उसकी वजह से नहीं, बल्कि वह बच्चा जिसका प्रतिनिधित्व करता था एक ऐसा अतीत जिसका सामना करने के लिए वह कभी तैयार नहीं थी। रोहन ने अस्थायी रूप से काम से छुट्टी ले ली थी ताकि वह अपने बेटे की देखभाल कर सके। उसने बंटी को डॉक्टर को दिखाया, दूध और खिलौने खरीदे। वह शर्मीला लड़का नहीं था, बल्कि एक पिता था जो अपने बेटे के जूतों के फीते बांधना सीख रहा था, और आधी रात को जब वह रोता तो उसे चुप कराता था। बंटी की माँ राधा 3 दिन रुकने के बाद चुपचाप एक पत्र छोड़कर रात में चली गई। पत्र में उसने लिखा था, मुझे पता है कि मैं उसकी माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि तुम उसे मेरी तरह अकेला महसूस नहीं होने दोगे। अगर हो सके तो उसे इस शर्मिंदगी में न जीने देना कि उसके माता पिता एक दूसरे को नहीं चुन सके। मैं भागने के लिए नहीं जा रही हूँ, बल्कि एक अलग तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाने जा रही हूँ। एक हल्की बारिश की शाम रोहन बंटी को लेकर आशा के घर आया। बाप बेटा बरामदे के नीचे खड़े थे। उनके कपड़े भीगे हुए थे। मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ आने की इजाज़त है या नहीं, लेकिन आज बंटी सफ़ेद बालों वाली दादी से मिलने की जिद कर रहा था। रोहन ने झिकते हुए मुस्कुराकर कहा। आशा ने दरवाज़ा खोला और ठंड से कांपते बच्चे को देखा। बिना एक शब्द कहे वह झुकीं और बंटी को गले लगाकर घर के अंदर ले गईं। उस दिन आशा ने नमक वाले अंडे के साथ सफ़ेद दलिया बनाया, एक ऐसा व्यंजन जो वह बचपन में करण के लिए बनाती थी।
बंटी ने मज़े से खाया। उसके मुंह पर दलिया लगा हुआ था और उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उस पल ने आशा के दिल को पिघला दिया। रोहन चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की नज़र थी जो अपने भीतर एक भयंकर संघर्ष कर रहा था। अगर आपको लगता है कि आप ये जारी नहीं रख सकती तो मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे अतीत की वजह से आपको और दुख हो। उन्होंने चम्मच नीचे रखा और सीधे उसे देखा। तुम्हें लगता है कि मैं अतीत से डरती हूँ? नहीं, मुझे एक और डर है कि तुम सिर्फ कृतज्ञता की वजह से रुक रहे हो। रोहन का गला भर आया। नहीं, यह प्यार की वजह से है, लेकिन अब मेरे पास बंटी है। मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकता। उस रात आशा सो नहीं सकी। उन्होंने लिविंग रूम में सो रहे बंटी को देखा। उसके छोटे छोटे होंठ ऐसे हिल रहे थे जैसे वह सपने में अपनी माँ को बुला रहा हो। फिर उन्होंने रोहन को देखा जो अब एक पिता बन चुका था, न कि वह गरीब पहाड़ी लड़का जो सालों पहले आया था। और वह जानती थीं कि किसी से प्यार करने का मतलब है उनके बोझ को भी स्वीकार करना। अगली सुबह उन्होंने एक पूरा नाश्ता तैयार किया और बंटी का हाथ पकड़कर बगीचे में ले गईं। जब रोहन बाहर आया तो वह हल्की सी मुस्कुराए। बंटी मुझे दादी कह सकता है या मेरा नाम ले सकता है, लेकिन आज से यह कोई बाहरी नहीं है। मुझे ऐसे प्यार की ज़रूरत नहीं है जो दूसरों को प्रभावित करे। मुझे एक ऐसे परिवार की ज़रूरत है जिसमें मैं बिना किसी शर्त के खड़ी हो सकूं। रोहन चुपचाप खड़ा रह गया। सुबह की हल्की धूप में उसने आशा को पहले से कहीं ज़्यादा शांत और सुंदर देखा। तो आज से हम 2 नहीं बल्कि 3 हैं। एक सप्ताहांत की दोपहर, जब आशा रोहन के साथ बंगले के पीछे का बगीचा साफ कर रही थीं, जहां बंटी हर सुबह दौड़ना पसंद करता था, तो गेट की घंटी बजी। एक लंबी और दृढ़ घंटी जिसमें एक असामान्य एहसास था। करण गेट के सामने खड़ा था। उसका चेहरा ठंडा था और ऑस्ट्रेलिया से लंबी उड़ान के कारण उसकी सफ़ेद शर्ट थोड़ी मुड़ी हुई थी। उसने अपना सूटकेस होटल में भेजने से पहले ही बिना एक शब्द कहे अंदर कदम रखा। उसकी नज़रें रोहन से होती हुई ज़मीन पर खिलौना गाड़ी से खेल रहे बच्चे पर आकर रुक गईं। ये किसका बच्चा है? आशा रुक गईं। रोहन कुछ कहना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया, जैसे कहना चाहती हूँ मुझे कहने दो, ये रोहन का बेटा है। उन्होंने दृढ़ता से जवाब दिया। करण सूखी हंसी हंसा। आप ऐसे कह रही हैं जैसे यह कोई सामान्य बात हो। एक आदमी जो कभी आपका निजी ड्राइवर था, अब आपके साथ रहता है। उसका अपना बच्चा है और उसे अभी भी स्वीकार किया जाता है। सिर्फ स्वीकार नहीं किया जाता, बल्कि चुना जाता है, उन्होंने सीधे जवाब दिया। लिविंग रूम का माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि जैसे फटने वाला हो। करण कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों में गुस्सा था। आप सोच सकती हैं कि अगर मीडिया को इस बारे में पता चला तो क्या होगा। एक बूढ़ी व्यवसायी एक जवान लड़के से प्यार करती है और उसके नाजायज बच्चे को भी स्वीकार करती है। आप पिता की छोड़ी हुई सारी इज्जत बर्बाद कर देंगी। आशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी आवाज गहरी और दृढ़ थी। तुम्हारे पिता ने मुझे एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने कहा था, अगर तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुम्हें सच में जीना सिखाए तो बस जियो। अकेलेपन के बदले में एक छवि बनाए रखने की जरूरत नहीं है। करण स्तब्ध रह गया। यह वाक्य एक चाकू की तरह उसके दिमाग में चल रहे सभी आरोपों को काट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। क्या आपने मेरे बारे में सोचा है? मेरी इज्जत, कंपनी के शेयरधारकों के साथ मेरे रिश्ते। आप ऐसा करेंगी तो कौन मेरा सम्मान करेगा? रोहन अब खड़ा हुआ और सिर झुकाया। करण भाई, अगर मेरी वजह से आपको शर्मिंदगी हो रही है तो मैं चला जाऊंगा। मैं अपने बेटे को लेकर यहां से चला जाऊंगा।
नहीं, आशा ने बात काटी, अगर किसी को जाना है तो वह मैं हूं। मैं कंपनी से हट जाऊंगी, तुम्हारे सभी प्रोजेक्ट से अपना नाम हटा लूंगी, लेकिन मैं इस आदमी की जिंदगी से नहीं हटूंगी। करण को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी माँ, जो हमेशा परिवार, इज्जत और सफलता के लिए जीती थीं, अब एक ऐसे व्यक्ति के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थीं, जो कभी सिर्फ एक ड्राइवर था। वह खड़ा हो गया, गुस्से से कांप रहा था। तो आप चुन लीजिए, या तो परिवार या फिर आपका प्रेमी और उसका नाजायज बेटा। पूरा कमरा 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए चुप हो गया। फिर आशा ने बिना किसी कांप या झूठ के कहा, मैं अपना दिल चुनती हूं। उस शाम करण बंगले से चला गया, बिना अलविदा कहे, बिना पीछे मुड़कर देखे। आशा कुर्सी पर बैठ गई और एक लंबी सांस ली। रोहन उनके पास आया और उनका हाथ पकड़ लिया। किसी सांत्वना के शब्द की जरूरत नहीं थी, बस उस हाथ के सहारे की जरूरत थी, ताकि वह जान सकें कि अगर आसमान भी गिर जाए तो भी एक हाथ उन्हें पीछे से थामे रहेगा। उस रात उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मैं एक पत्नी रही हूँ, एक माँ रही हूँ, एक सफल व्यवसायी रही हूँ, लेकिन मैं कभी खुद नहीं रही। आज मैंने जीना चुना है, किसी की मान्यता के लिए नहीं, बल्कि अपने ही बूढ़े हो चुके दिल को धोखा न देने के लिए। करण के बंगले से जाने के 2 हफ्ते बाद आशा के घर का माहौल धीरे धीरे शांत हो गया, जैसे तूफान अस्थायी रूप से गुजर गया हो। रोहन अभी भी बंटी की देखभाल करता था। आशा हर सुबह पौधों को पानी देती और हर शाम हल्का संगीत सुनती, लेकिन वे दोनों जानते थे कि यह अगले तूफान से पहले की शांति थी। करण गायब नहीं हुआ था, वह चुपचाप मुंबई लौट आया था। केंद्र के पास एक आलीशान अपार्टमेंट किराए पर लिया और रोहन के अतीत की जांच शुरू कर दी। शुरुआत में व्यक्तिगत जानकारी, पता, परिवार और कानूनी रिकॉर्ड सब कुछ साफ था, लेकिन फिर रोहन के पिता के एक पुराने जेल के साथी मान नाम के एक व्यक्ति ने करण के फोन पर एक गुमनाम संदेश भेजा। अगर तुम जानना चाहते हो कि रोहन का पिता जल्दी क्यों मर गया और रोहन को विश्वविद्यालय से क्यों निकाला गया, तो फलां जिले के फलां गांव जाओ। वहां कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम्हें फिर से सोचने पर मजबूर कर देगा। करण ने तुरंत अपने लोगों को वहां भेजा और जो कुछ उसे पता चला उससे वह खुद हैरान रह गया। पता चला कि रोहन के अतीत में एक काला धब्बा था। 19 साल की उम्र में उसे गांव में एक झगड़े के बाद एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि सबूतों के अभाव में उसे बाद में रिहा कर दिया गया, लेकिन इस घटना के कारण उसे पढ़ाई से निलंबित कर दिया गया। उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा और उसके तुरंत बाद उनका निधन हो गया और उसकी मां चुपचाप गायब हो गई। रोहन ने बाद में अपना गांव छोड़ दिया और जीने के लिए मजदूरी करते हुए कई जगहों पर भटका और कभी अपने अतीत का जिक्र नहीं किया। करण ने मौके का फायदा उठाया। उसने पूरी फाइल इकट्ठा की, उस मामले की एक प्रति गुमनाम रूप से आशा के हाथों में भेजी। साथ में एक ठंडी लिखावट में एक पंक्ति लिखी थी, क्या एक माँ अपनी जिंदगी एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंपने की हिम्मत कर सकती है जो लगभग एक हत्यारा था। उस शाम जब आशा ने पत्र खोला और वह पंक्ति पढ़ी तो वह स्तब्ध रह गई। उनके हाथ कांपने लगे। कागज पर लिखा हर शब्द उस विश्वास पर चाकू की तरह चुभ रहा था जो उन्होंने रोहन पर किया था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई सवाल नहीं किया, कोई रोना धोना नहीं किया, बस कई घंटों तक चुपचाप कुर्सी पर बैठी रही। उस रात जब रोहन बंटी को लेकर आया तो वह वहीं बैठी थीं। उसने देखा कि उनका चेहरा पीला पड़ गया है और उनकी आंखों में कोई चमक नहीं है। आप ठीक तो हैं? कुछ हुआ है क्या? रोहन ने चिंता से पूछा। आशा ने बस उसे वह कागज दे दिया। रोहन ने उसे पढ़ा और उसका चेहरा बदल गया।
लेकिन घबराने के बजाय वह आश्चर्यजनक रूप से शांत था। आपको पता चल गया तो चलिए मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, रोहन ने धीमी आवाज में बताया। उस साल स्थानीय गुंडों का एक समूह मेरे पिता से कर्ज मांग रहा था। मैं बस उन्हें पीटने से रोकने के लिए बीच में कूदा, लेकिन हाथापाई में एक आदमी का सिर पत्थर से टकरा गया। वह बच गया, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गया। मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फिर एक गवाह ने साफ कहा कि मैंने सिर्फ आत्मरक्षा की थी, इसलिए मुझे रिहा कर दिया गया। लेकिन मेरे पिता यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, उनका निधन हो गया। मेरी माँ ने मुझे दोषी ठहराया, कहा कि मेरी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। वह चली गई और तब से मैंने फैसला किया कि मैं अतीत को दोहराने नहीं दूंगा। मैंने गलती सुधारने के लिए पढ़ाई की और हर काम ईमानदारी से किया, लेकिन मैंने कभी किसी को ये बताने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मुझे डर था कि लोग मुझे एक अपराधी के रूप में देखेंगे। कमरा शांत हो गया। आशा ने अपने सामने बैठे आदमी को देखा, जो अब वह भोला भाला लड़का नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसे खाई में फेंक दिया गया था, लेकिन वह खुद ही ऊपर चढ़ गया बिना किसी शिकायत या रोने के। वह उठी, उसके पास गईं और उसके गाल पर धीरे से हाथ फेरते हुए भर्राई आवाज में बोली, तुमने किसी को मारा नहीं, तुमने अपने पिता को बचाया। और अगर वह अतीत तुम्हें आज का यह नेक इंसान बनाने का कारण था तो मुझे कोई पछतावा नहीं है। लेकिन अंधेरे में करण एक और घातक वार करने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह कागज उसकी माँ को रोहन से दूर नहीं कर सका तो शायद एक और महिला का आना कर सकता है। एक ऐसी महिला जो रोहन की जिंदगी का सबसे बड़ा राज जानती थी। उस सुबह आशा का बंगला अजीब तरह से शांत था। रोहन बंटी को पास के एक नए प्ले स्कूल में छोड़ने गया था। आशा रसोई में व्यस्त थीं, बंटी की पसंदीदा मूंग दाल की खीर बना रही थीं। अचानक गेट की घंटी बजी, 3 बार दृढ़ और नियमित। आशा ने दरवाज़ा खोला। उनके सामने 50 साल से थोड़ी ज़्यादा उम्र की एक महिला खड़ी थी। दुबली, पतली, नमक मिर्च जैसे बालों का जूड़ा और गहरी आंखें जैसे उनमें टूटी हुई यादों का एक पूरा समंदर हो। नमस्ते आंटी, आप किसे ढूंढ रही हैं? महिला फीकी सी मुस्कुराई। मैं रोहन कुमार की माँ हूँ, मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। यह सुनकर आशा के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उन्होंने उस महिला को लिविंग रूम में बुलाया, एक कप गर्म चाय बनाई। माहौल सावधानी, आश्चर्य, संदेह और दुख की मिलीजुली भावनाओं से भरा हुआ था। मुझे लगा था कि आपका निधन हो गया है, आशा ने धीरे से कहा। मैं तो बस मरना चाहती थी, उन्होंने जवाब दिया। मैंने रोहन को तब छोड़ा जब वह सिर्फ 20 साल का था। मैंने उसे उसके पिता की मौत के लिए दोषी ठहराया, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं ही थी जिसने सबको छोड़ दिया था। शारदा नाम की यह महिला घर छोड़ने के बाद उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में भटकती रहीं, मजदूरी करती रहीं, मंदिरों में रहती रहीं और एक बार तो उन्हें सीमा पार बेचे जाने का भी खतरा था। एक समय मुझे विश्वास हो गया था कि रोहन मर चुका है, जब तक कि मैंने एक अखबार में उसकी तस्वीर नहीं देखी। एक ड्राइवर के बारे में जो एक हाईवे दुर्घटना में एक अरबपति महिला को बचाता है। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। ये वही बच्चा था जो उस गर्मी की बारिश में मेरे कंधे पर सो गया था। ठीक उसी समय दरवाज़ा खुला। रोहन बंटी को लेकर वापस आया और अपनी असली माँ को लिविंग रूम में बैठा देखकर जड़वत हो गया। माँ सिर्फ एक शब्द निकला, उसकी आवाज़ जैसे दशकों से गले में अटकी हुई थी। शारदा उठी, अपने बेटे के पास गईं और उसे सिर से पैर तक ऐसे देखा जैसे उन्हें विश्वास ही न हो कि यह मजबूत आदमी वही बच्चा है जिसे उन्होंने फटी चप्पलों और न रोने वाली आंखों के साथ पीछे छोड़ दिया था।
मैं माफ़ी मांगने नहीं आई हूँ। मैं बस एक बार तुम्हें बेटा कहना चाहती हूँ। अगर यह भी मंजूर नहीं तो मैं चली जाऊंगी। बंटी ने रोहन का हाथ खींचा और अजनबी को देखने लगा। शारदा झुकी और बच्चे को एक छोटा सा तोहफा दिया, एक पत्तों से बनी सीटी, एक पारंपरिक खिलौना जो वह बचपन में रोहन के लिए बनाती थी। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? उन्होंने पूछा। जी, बंटी बंटी ने धीरे से जवाब दिया और फिर रोहन से पूछा, पापा ये कौन है? रोहन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह घुटनों के बल बैठ गया और अपने बेटे को गले लगा लिया। ये तुम्हारी दादी हैं बंटी। आशा चुपचाप आंसू बहा रही थी। एक पल में घर में 3 पीढ़ियां एक साथ बैठी थीं। एक ऐसा दृश्य जो दर्द भरे अतीत के साथ असंभव लग रहा था, लेकिन शांति आने से पहले ही एक और काला साया आने वाला था। शारदा रुकी और फिर धीरे धीरे बोली, मेरे जाने से पहले मुझे एक बात कहनी है। एक व्यक्ति है जो उस पुराने मामले के बारे में सब कुछ जानता है। वह व्यक्ति कभी मुझसे प्यार करता था, रोहन के पिता से नफरत करता था, और हो सकता है कि उसी ने सब कुछ रोहन के सिर पर डाल दिया हो। उसका नाम त्रिलोकनाथ है। रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। यह नाम अनजान नहीं है। त्रिलोकनाथ मुंबई की एक बड़ी निर्माण कंपनी के सीईओ, जिसे करण ने हाल ही में एक नए प्रोजेक्ट के लिए रणनीतिक साझेदार के रूप में आमंत्रित किया था। अपनी असली मां से मिलने के बाद रोहन जैसे एक भूल भुलैया में खो गया था। अतीत की यादें, मार पिता का रोना और जिस रात मां चली गई थीं, उनके चुपचाप बहते आंसू सब एक साथ बाढ़ की तरह वापस आ गए। लेकिन जिस बात ने रोहन को बेचैन कर दिया वह था त्रिलोकनाथ का नाम। मिस्टर त्रिलोक, अब फूसने खापर परिया करने वाला थान ग्रुप के सीईओ थे। वही साझेदार जिसने हाल ही में करण की कंपनी के साथ एक निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। रोहन उन्हें जानता था। आशा के साथ कुछ कार्यक्रमों में उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन एक औपचारिक हाथ मिलाने के अलावा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा था। अब जब मां ने उन्हें अपने पुराने झूठे मामले में एक काले अध्याय के रूप में उल्लेख किया, तो रोहन ने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। अपनी पुरानी टैक्सी चलाने के दिनों के संपर्कों का उपयोग करते हुए रोहन अपने एक पुराने दोस्त के पास पहुंचा, जो उस समय उस जिले में एक पुलिसकर्मी था। कई दिनों की पूछताछ के बाद उसे उस मामले की एक आंतरिक रिपोर्ट की एक प्रति मिली जो कभी सार्वजनिक नहीं की गई थी, और उसे पढ़कर वह स्तब्ध रह गया। रिपोर्ट में एक भयावह विवरण था। TVQ नाम के एक गवाह ने रोहन के खिलाफ एक हानिकारक बयान दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि रोहन ने जानबूझकर पत्थर से हमला किया था। इस व्यक्ति ने उदारतापूर्वक पीड़ित के अस्पताल के बिल का भुगतान भी किया ताकि वह अपनी शिकायत वापस ले ले, जिससे मामला जल्दी बंद हो गया। लेकिन साथ ही रोहन पर हमला करने के आरोप में हिरासत में लिए जाने का दाग भी लग गया। अब कोई संदेह नहीं था, TVQ त्रिलोकनाथ ही था। रोहन ने सब कुछ आशा और अपनी मां को बताया। शारदा स्तब्ध रह गई। पता चला कि त्रिलोक जवानी में उनके पीछे पड़ा था, लेकिन रोहन के पिता, जो उस समय गांव के मुखिया थे, ने उसे रोक दिया था क्योंकि वह उसके चरित्र को अच्छी तरह जानते थे। उसके बाद त्रिलोक ने उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने के हर संभव प्रयास किए। कहानियां गढ़ने से लेकर गुमनाम रूप से कर्ज की रिपोर्ट करने तक, जिससे माफिया के साथ टकराव हुआ और फिर वह घटना घटी। मैं हमेशा सोचती थी कि मैंने अपने बेटे को छोड़ दिया, लेकिन पता चला कि मैं खुद भी एक शिकार थी। शारदा सिसक उठी। आशा ने कार्रवाई करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पुरानी दोस्त वकील वर्मा की मदद ली। उन्होंने नए सबूतों के साथ पुराने मामले को फिर से खोलने की योजना बनाई, और साथ ही अगर सब कुछ सार्वजनिक हो जाता है तो मीडिया का सामना करने की तैयारी भी की।
इस बीच करण को भी इस बारे में पता चल गया। उसने निजी तौर पर त्रिलोक से मुलाकात की और पारिवारिक हितों के टकराव का हवाला देते हुए परियोजना से हटने का अनुरोध किया। मुझे आपकी साझेदारी की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस ये चाहिए कि आप मेरी माँ और रोहन की ज़िंदगी से गायब हो जाएं। त्रिलोक गुस्से में था, लेकिन फिर तिरस्कार से मुस्कुराया। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए, मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारा परिवार, एक माँ जो एक लगभग हत्यारे से प्यार करती है, एक पोता जिसका कोई अता पता नहीं और एक नया करियर, सब कुछ सिर्फ एक अफवाह से बर्बाद हो सकता है। करण चुप रहा, फिर उसने बिना किसी कठोरता या झूठ के जवाब दिया। आप गलत हैं। मेरा परिवार वह चीज नहीं है जिसे आप मीडिया से डरा सकते हैं, क्योंकि अपनी जिंदगी में पहली बार मैंने अपनी माँ का पक्ष चुना है। उस रात करण बंगले पर आया। वह आशा, रोहन और बंटी के सामने बैठ गया, जो उस समय अपनी दादी शारदा की गोद में सिर रखकर सो रहा था। मुझसे गलती हुई, लेकिन मैंने उसे सुधार लिया है। मैं रोहन को सच्चाई वापस दिलाने में मदद करूंगा। इसलिए नहीं कि मुझे उस पर विश्वास है, बल्कि इसलिए कि मैंने अपनी माँ को इतना खुश कभी नहीं देखा। आशा मुस्कुराएं, उनकी आंखों में आंसू थे। धन्यवाद बेटा, मुझे एक सच्ची माँ की तरह जीने के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सबने सोचा कि तूफान गुजर गया है, लेकिन ठीक उसी समय एक ऑनलाइन अखबार ने अचानक एक लेख प्रकाशित किया। अरबपति महिला प्यार में अंधी, आपराधिक रिकॉर्ड वाले ड्राइवर का बचाव। आशा और रोहन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गईं। सभी की नजरें उन पर थीं। करण की कंपनी के शेयर गिरने लगे। यह जानकारी किसने लीक की थी? उस खबर के छपने के 3 दिन बाद आशा के पूरे परिवार की जिंदगी उलट पुलट हो गई। मीडिया ने बंगले के गेट को घेर लिया। सनसनीखेज सुर्खियां सोशल मीडिया पर छाई हुई थीं। बूढ़ी अरबपति महिला को गरीब आपराधिक अतीत वाले लड़के से प्यार, उत्तराधिकारी ने विवादित प्रेम कहानी के लिए मां को छोड़ा, नाजायज बच्चा या संपत्ति हड़पने की योजना। करण की कंपनी के शेयर लगातार 3 सत्रों तक गिरे। साझेदारों ने निवेश रोक दिया, निदेशक मंडल ने दबाव बनाया और आशा को अपनी जिंदगी में पहली बार ब्रांड के सभी प्रतिनिधित्व गतिविधियों से हटने के लिए कहा गया। उस रात पूरा परिवार लिविंग रूम में बैठा था। कोई कुछ नहीं कह रहा था। बंटी शारदा की गोद में सो रहा था। आशा एक बच्चे की तरह घुटने मोड़कर बैठी थी और करण की आंखें तनाव से लाल थीं। रोहन उठा और बालकनी में चला गया। उसने मुंबई के रात के आसमान को देखा, जहां पहाड़ों की तरह साफ तारे नहीं थे, सिर्फ धुएं और गाड़ियों के हॉर्न के बीच टिमटिमाती रोशनी थी। रोहन ने फैसला कर लिया था। अगली सुबह 3 सबसे बड़े समाचार पत्रों को एक हाथ से लिखा पत्र भेजा गया, जिसका शीर्षक था, मैं रोहन कुमार हूं, आशा सिंघानिया के साथ कहानी में शामिल व्यक्ति, मैं सारी जिम्मेदारी लेता हूं। पत्र में रोहन ने लिखा, मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे जवानी में हिंसा से जुड़े एक मामले में हिरासत में लिया गया था। मैं चुप रहा क्योंकि मुझे लगा कि अतीत दफन हो चुका है, लेकिन आज अगर किसी को जिम्मेदारी लेनी है तो वह मैं हूं, न कि वह महिला जिसने मुझे एक इंसान बनने का मौका दिया। मैं आशा जी की जिंदगी से हट जाऊंगा और मुंबई छोड़ दूंगा। मैं बस यह अनुरोध करता हूं कि मेरे बच्चे को बड़ों के पूर्वाग्रहों के कारण बिना किसी तोन थोन के बड़ा होने दिया जाए। आशा को उस पत्र की एक प्रति ठीक तब मिली जब वह चाय डाल रही थी। वह स्तब्ध रह गईं। उन्होंने रोहन को फ़ोन किया, फ़ोन बंद था। उन्होंने फिर से फ़ोन किया, फिर भी बंद था। उसी समय अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर रोहन बंटी को गोद में लिए एक छोटा सूटकेस लेकर खड़ा था। उसकी माँ शारदा ने उसे रोकने की कोशिश की। तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। बात यहाँ तक आ गई है, तुम्हारे जाने से लोग और भी सच मानेंगे।
मैं भागने के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि जिस इंसान से मैं प्यार करता हूं वह सिर उठाकर जी सके। तुम हम दोनों को सिर्फ इसलिए कुर्बान कर रहे हो ताकि वे बातें करना बंद कर दें। शारदा का गला भर आया। रोहन मुस्कुराया, एक दुर्लभ उदास मुस्कान। अगर मैं पूर्वाग्रहों से लड़ने के लिए काफी मजबूत नहीं हूं तो कम से कम मैं उनके लिए आखिरी ढाल तो बन सकता हूं। लेकिन रोहन बस में चढ़ने से पहले ही लोगों का एक समूह बस अड्डे पर आ गया। सबसे आगे करण था और उसके पीछे पत्रकार थे। उसने माइक पकड़ा और कैमरों के सामने खड़ा हो गया। मैं आशा सिंघानिया का बेटा हूं। मैं घोषणा करता हूं कि वह लेख मनगढ़ंत है। रोहन कुमार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उसने कोई धोखा नहीं दिया है। इसके विपरीत वह एकमात्र व्यक्ति है जो सबसे कठिन समय में मेरे परिवार के लिए ढाल बनकर खड़ा हुआ। पूरा बस अड्डा हैरान रह गया। कैमरे लगातार चमक रहे थे। करण आगे बढ़ा और रोहन को कसकर गले लगा लिया। अगर तुम चले गए तो मेरी माँ अकेलेपन में मर जाएगी। अगर तुम चले गए तो तुम्हारा बेटा ये जाने बिना बड़ा होगा कि एक सच्चा बहादुर पिता कैसा होता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जाना एक बलिदान है, लेकिन नहीं, तुम्हारा रहना ही साहस है। कुछ घंटों बाद मुंबई के सबसे बड़े होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। रोहन, आशा, करण और शारदा एक साथ दर्जनों पत्रकारों के सामने बैठे थे। पारदर्शिता, ईमानदारी और वकील वर्मा द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूतों की एक श्रृंखला के साथ सच्चाई धीरे धीरे सामने आई। रोहन का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। वह लेख त्रिलोकनाथ के निर्देश पर एक पत्रकार द्वारा लिखा गया था। त्रिलोक की जांच की गई और सजा से बचने की कोशिश में वह भाग गया। इज्जत वापस मिल गई। परिवार फिर से एक हो गया। लेकिन सुनने वालों के दिलों से उस आदमी की नजरें नहीं मिट सकीं जिसे पूरी दुनिया ने तिरस्कृत किया था। लेकिन वह उस महिला की रक्षा के लिए सीधा खड़ा रहा जिसे वह अपनी पूरी जान से प्यार करता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 महीने बाद आशा के बंगले में जिंदगी धीरे धीरे शांति की पटरी पर लौट आई। लेकिन यह पहले जैसा नहीं था, क्योंकि उस घर में हर कोई अपनी जिंदगी के एक नए अध्याय में कदम रख चुका था। आशा काम पर लौट आईं, लेकिन इस बार उन्होंने खुद को पीछे कर लिया और कंपनी का संचालन करण को सौंप दिया, जो अब न केवल क्षमता में बल्कि दयालुता में भी परिपक्व हो चुका था। उसने दृढ़ संकल्प और एक नई भावना के साथ व्यवसाय संभाला। अमीर बनना दूसरों से आगे दौड़ना नहीं है, बल्कि तूफान के बीच मजबूती से खड़ा रहना है और ये नहीं भूलना कि आप कौन हैं। रोहन अब टैक्सी नहीं चलाता था। उसने अपने जैसे ही ह्वान कैन वाले युवाओं के लिए जीवन कौशल और करियर मार्गदर्शन का एक केंद्र खोला। एक ऐसी जगह जहां अच्छी मार्कशीट की नहीं, बल्कि एक सच्चे सपने की ज़रूरत थी। मुझे दुनिया ने सिर्फ इसलिए जज किया क्योंकि मेरा अतीत मेरे हाथ में नहीं था। अब मैं उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जिन्हें कभी कोई मौका नहीं मिला। आशा चुपचाप उस केंद्र का समर्थन करती रही, बिना किसी मान्यता के, बिना किसी मीडिया कवरेज के, क्योंकि सच्चा प्यार कभी कभी सिर्फ चुपचाप एक दूसरे को सहारा देना होता है। बंटी अब किंडरगार्टन जाने लगा था। वह हर सुबह अपनी दादी शारदा और माँ आशा के गालों पर चूमता और फिर दौड़कर अपने पिता को गले लगाता। अतीत के घाव जो बड़ों के दिलों में लगे थे अब एक बच्चे की मासूम नजरों से भर रहे थे। एक पतझड़ की शाम पूरा परिवार पवई झील के किनारे टहल रहा था, जहां हवाएं पानी की सतह को छू रही थीं और डूबते सूरज की रोशनी ने पत्थर के रास्ते को सुनहरा कर दिया था। उस दिन, अब तक क्या आपने कभी सोचा था कि आप फिर से प्यार करेंगी? रोहन ने झील की ओर देखते हुए पूछा। आशा मुस्कुराएं और उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने सोचा नहीं था, मैंने सिर्फ महसूस किया था।
ये महसूस किया कि जब आप खुद की रक्षा करना छोड़ देते हैं और बस किसी और की रक्षा करना चाहते हैं, भले ही सब कुछ खोना पड़े। उनके और रोहन के बीच की प्रेम कहानी पर अब कोई चर्चा नहीं होती थी। जब लोगों के दिल समझ जाते हैं, जब समय तर्क की जगह जवाब देता है, तो निर्णय भी हवा में उड़ जाते हैं। उन्होंने शादी नहीं की, कोई धूमधाम नहीं की, कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की, लेकिन वे एक दूसरे के साथ ऐसे रहते थे जैसे वे एक दूसरे की आत्मा को जानते हों, हर चुपचाप दुख और सबसे सरल खुशी को साझा करते हों। उस साल सर्दियों में एक अच्छी खबर आई, आशा गर्भवती थीं। इस खबर ने पूरे परिवार को रुला दिया। ये एक देर से मिला उपहार था, लेकिन एक सच्चा चमत्कार था। आशा ने अल्ट्रासाउंड रूम में रोहन का हाथ कसकर पकड़ते हुए कांपती आवाज में कहा, "ये जीवन है जो सभी नुकसानों के लिए न्याय लौटा रहा है।" जिस दिन बच्चा पैदा हुआ, करण उसे अपनी गोद में लेने वाला पहला व्यक्ति था। उसने अपने छोटे भाई को देखा, फिर अपनी मां को, फिर रोहन को, और मुस्कुराया। इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें आदर्श होने की जरूरत नहीं है, बस अपने माता पिता की तरह एक नेक इंसान बनना। जीवन हमेशा विरोधाभासों से भरा होता है। कभी कभी हम खोते हैं ताकि हम फिर से मिल सकें। कभी कभी हम तोन थुन होते हैं ताकि हम और गहराई से प्यार करना सीख सकें। और कभी कभी प्यार जवानी के जुनून से नहीं, बल्कि दो टूटी हुई आत्माओं की सहानुभूति से आता है। अगर आप यह कहानी कहीं सुन रहे हैं तो याद रखें कि आप कोई भी हों, कहीं से भी हों, आपका अतीत कैसा भी हो, आप एक कोमल प्यार और एक ऐसे व्यक्ति के हकदार हैं जो तब भी आपके साथ रहे जब पूरी दुनिया चली जाए। कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन अच्छाई और सच्चे प्यार में विश्वास हमेशा बना रहता है। आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करें। आप जहाँ भी रहें हमेशा सुरक्षित और शांति से रहें, यही हमारी कामना है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो हमें और बाकी सभी को कमेंट्स में ज़रूर सुनाएं।